हेलो हेलो। नाउ स्टार्ट करते हुए अपन न्यू चैप्टर फाइनल अकाउंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। और जब इस चैप्टर के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद एक चैप्टर में और पढ़ाऊंगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये समझ में आ गया, मतलब ये तय है। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? तो समझना, जब ये चैप्टर हो गया मैं समझ लेना ऑटोमेटिकली आपके लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है वो भी आपका कवर हो गया है। ऐसा नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द मॉड्यूल की हेल्प से उसको हम पढ़ेंगे। एनपीओ के नोट्स इस बुक में गिवन नहीं है, तो हम एनपीओ जितना भी पढ़ेंगे मॉड्यूल जब जिस दिन खत्म हो जाए, इसके एमसीक्यू खत्म हो जाए, नेक्स्ट डे आपको ये डिम्ड है मॉड्यूल लेकर आना है, मैं वापस रिमाइंडर आपको मैं नहीं दूंगा। क्लियर? अब इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, चैप्टर का क्या मतलब है, इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आता है। सबसे अगर पूछूं पहले, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट समझ, लास्ट में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो बेटा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के बाद बनते हैं बेटा एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट विल बी फाइनल अकाउंट। आपके हिसाब से तो गलत। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखो, जब सबसे पहले ध्यान समझता, हम आएंगे आज फर्स्ट डे जब मैंने अकाउंट पढ़ाना शुरुआत की थी, कहाँ गए इतने दिन से बेटा? क्यों? तो सरकार गिरानी थी इसलिए। हाँ? किस बात का बैंड लगाते हैं? तो आपके इस बात का बैंड लगा, घर से निकलोगे नहीं ऐसा? क्रिकेट वगैरह खेलते हो क्या? तो फिर खेल सकते, बढ़िया, अच्छी बात। नाउ फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहले देखो ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, मैंने क्या बोला? अरे कोई भी क्या बेटा ट्रांजैक्शन है, अगर ये ट्रांजैक्शन क्या बेटा बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर किया जा सकता है, तो इस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होगा। और रिकॉर्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे रिकॉर्ड करना होगा। बेटा 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद छुट्टी दूंगा। बेटा 5 क्वेश्चन कितने घंटे में होते हैं मुझे भी नहीं पता है, बड़ा ध्यान समझना। इट में भी 1 घंटा, इट में भी 3 घंटा, इट में भी 4 घंटा, इट में भी 5 घंटा। बेटा बेटा ऐसे मत देखो बेटा, क्लियर? ध्यान समझना। तो ड्यूअल एस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे 3 घंटे में। बेटा चलेगा? खाना ना खा के आए हो ना? तो अच्छी बात है, आज मत खाओ, समझ लो आज जन्माष्टमी है। हाँ? उसमें खाते हैं ना, तो फलाहार खाते हैं बेटा। तो हर एक घंटे में खाते हैं क्या? 3-4 घंटे के गैप में खाते हैं बेटा अपन। तो 4 घंटे के गैप में अपन ब्रेक देंगे बेटा अपन। आज चैप्टर खत्म कर देंगे क्या पूरा? क्या सर ऐसे क्या करते हो सर आप सर? हाँ? कब बोला मैंने? मैसेज किया क्या? क्या बात कर रहे हो? अच्छा याद आया, मैंने ही किया था बेटा, रात को किया था ना बेटा। बैच लेट शुरू हो रही है, करीबन 40 मिनट, तो 40 मिनट लेट छोड़ूंगा बेटा मैं आपको। बेटा आज इसलिए लेट आया, आज रिजल्ट आया है तो बच्चों के साथ, हाँ इसलिए बेटा रिजल्ट आया। फिर CS प्रोफेशनल का रिजल्ट था बेटा, अभी एग्जीक्यूटिव का 2 बजे आता है बेटा, 11 बजे आता है किसका बेटा? प्रोफेशनल का बेटा।
इस वजह से बेटा, इसलिए लेट हो गया, फिर डाउट्स ले रहा था इस वजह से बेटा। एनीवे अब हमको पढ़ना है, बात खत्म। 4 क्वेश्चन पढ़ा के 5 क्वेश्चन पढ़ा के छुट्टी कर दूंगा बेटा। अब जब खत्म हो जाए आपकी किस्मत है बेटा, है ना। परसों चैप्टर को खत्म करना है, 3 दिन या 4 दिन 5 दिन में खत्म कर देंगे चैप्टर को बेटा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत सारी, ध्यान समझना। ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर किया जा सकता है, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करना पड़ेगा कौन सा एस्पेक्ट बेटा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे हम क्या करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मेरी बात समझना बेटा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे हम इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे बेटा, हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग में अब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे हम रिकॉर्ड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बड़ा ध्यान समझना। तो दैट मींस हमें किसी उस ट्रांजैक्शन को या डेबिट करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्रेडिट करना है या नहीं करना है, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये पता लगता है किसको बेटा, किसके के थ्रू बेटा, जर्नल के थ्रू। जर्नल में हम पास करते हैं डेबिट और क्रेडिट। जब ये डेबिट क्रेडिट पता लग जाएगा फिर हम करेंगे इसकी क्या बेटा, पोस्टिंग। इसकी हम क्या करेंगे बेटा, पोस्टिंग। और पोस्टिंग को बोलते हैं बेटा अकाउंट बनाना, अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट बनाना, पोस्टिंग करना, मतलब आपको क्या करना बेटा, लेजर। लेजर के बाद इनका क्या होता है बेटा, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। इन लेजर के सभी बैलेंस जिस कागज पे लिखते हैं उस कागज को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं बेटा। और ये ट्रायल बैलेंस आपका होगा, इस ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाएंगे बेटा, फाइनल अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाना मतलब क्या बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्या बेटा, बैलेंस शीट के बारे में अपन यहाँ पे बात करें, ये बनाना है। तो हमें ये सीखना है कि ये कैसे बनाया जाता है, इन चीजों के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले मैं इस चीज को समझाने से पहले मैं समझाता हूँ ट्रायल बैलेंस के बारे में। ये जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है, इस ट्रायल बैलेंस को जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं, ढेर सारे ट्रांजैक्शन के अकाउंट नेम लिखे होते हैं। और किस अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट होगा या फिर क्या होगा, क्रेडिट होगा, या डेबिट होगा या फिर क्या होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट 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 डेबिट, ऐसा कुछ भी संभावनाएं हो सकती है। तो बड़े ध्यान से कंसेप्ट को समझना। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा फंडा यहाँ पर ही आपके लिए है कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जो भी हमने अकाउंटिंग की, पोस्टिंग की बनाया ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनता है बड़ा, फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले आपके पास इस चैप्टर में ट्रायल बैलेंस गिवन होगी। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आपको क्या करना, बनाना, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आपको बनाना होगा। तो कैसे बनेगा इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। तो बेटा जब एक बात बोलता हूँ, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन में ट्रांजेक्शन किस कौन से होंगे, या तो वो असेट्स होगा, या फिर क्या होगा आपके पास लायबिलिटी होगा, या वो एक्सपेंसेस होगा, या फिर क्या होगा बेटा, इनकम। इनके अलावा कोई और आइटम आपको अवेलेबल नहीं होंगे। अंजलि खड़ी हो बेटा, खड़े हो, यहाँ सबसे पहले आ गया यहाँ पे, आओ फटाफट से, पूरा साइड जगह दो उनको बेटा। अब बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, जब हम ट्रायल बैलेंस के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे, मेरी बैच में यहीं आके बैठना रोज बेटा, है ना, बाकी वैसे बैठ सकते हो, यहीं आके पढ़ना है आपको बेटा, है ना। तो नाउ में जब आप जितने भी पहले ट्रायल बैलेंस होंगे, ट्रायल बैलेंस से बहुत सारे अकाउंट होंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिखे होंगे। इन सभी ट्रांजेक्शन को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड होंगे। कौन कौन से, वो ट्रांजेक्शन या तो असेट से रिलेटेड होंगे, या ट्रांजेक्शन लायबिलिटी से रिलेटेड होंगे बेटा, ये ट्रांजैक्शन या तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे बेटा, और ये ट्रांजैक्शन या तो इनकम से रिलेटेड होंगे। अब मेरी बात समझना बेटा, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे बेटा, तो असेट्स रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। लायबिलिटी रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू क्या बेटा, बैलेंस शीट। एक्सपेंसेस रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू क्या बेटा, P&L। इनकम रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर टू क्या बेटा, P&L। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स?
और मैं एक स्पेसिफिक बात करता हूं, अगर यहाँ पे कोई सर तो समझ में आया ट्रेडिंग में P&L में क्या जाएगा, हमें ये समझ में आ गया, बैलेंस शीट में क्या जाएगा हमें ये समझ में आ गया, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा क्योंकि लिखा ही नहीं आपने बेटा। तो समझना बेटा, अगर कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐसे है तो मार्कर कहीं और है क्या, बस यही है क्या? ध्यान समझना, अगर कोई भी यहाँ इसके अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन, या बोलूंगा ज्यादा अच्छे से बेटा, कोई भी ट्रांजेक्शन या बोलूं समझने के लिए कोई गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन जो है, जो गुड्स से रिलेटेड है और गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है या गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर समझ में नहीं आया। ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम को देखो, पता करो क्या है, क्या वो असेट्स है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो क्या है बेटा आपके पास बेटा, क्या वो असेट्स है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो एक्सपेंसेस है, कोई इनकम है, या फिर कोई गुड्स रिलेटेड आइटम को दिख रहा होगा। तो गुड्स से रिलेटेड जितने भी आइटम दिख रहे होंगे दैट विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। और उस गुड्स से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंसेस होंगे, उन एक्सपेंसेस को भी कहां ट्रांसफर किया जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। रटो मत, ट्रेडिंग में आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड नीचे आता है। बाहर में गया तरीका यार, ये बहुत सिंपल तरीका बोल रहा हूं बेटा मैं आपको बेटा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम दिख रहे हैं, या तो असेट्स है या लायबिलिटी, असेट्स लायबिलिटी तो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, अब ट्रांसफर एक्सपेंसेस होगा या फिर इनकम होगा, और या फिर क्या गुड्स से रिलेटेड कुछ अकाउंट होगा। तो गुड्स से रिलेटेड जितना भी अकाउंट होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट। और उस गुड्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस भी होंगे, उस गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड जितने भी क्या होंगे बेटा, एक्सपेंसेस होंगे, द एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा आपके पास बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा कुछ इनकम दिख रही है, एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, दैट विल बी ट्रांसफर टू क्या आपके पास, P&L। अगर गुड्स से रिलेटेड इनकम है दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L, दैट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स से रिलेटेड कुछ खर्चा, गुड्स का खर्चा दिख रहा है दैट विल बी ट्रांसफर टू क्या आपके पास बेटा, ट्रेडिंग। और गुड्स को परचेज करने के लिए जितने भी आपने खर्च, दैट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। गुड्स को बेचने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस दिख, दैट विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा, P&L। और कोई इनकम ऐसी है जो आपके गुड्स रिलेटेड इनकम नहीं है, तो सच इनकम विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट्स इट, खत्म है फाइनल अकाउंट बेटा। बहुत सिंपल वर्ड है, आपको बहुत दिक्कत होती है फाइनल अकाउंट में क्या समझ में नहीं आता कभी कभी आपको। दैट्स इट, हम आगे बात करते हैं। इसी के साथ साथ अगले पॉइंट की बात करता हूं। ट्रायल बैलेंस के अलावा नीचे कुछ हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। एक बात बोल, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, और जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो बचपन में तो आपको ये सिखाया जाता है कि ट्रायल बैलेंस के आइटम के आपको सिंगल इफेक्ट देना है और एडजस्टमेंट के आपको बेटा डबल इफेक्ट देना है। क्या ऐसा बताया गया हो, आप पे थोपा गया हो, वो आपने इस बात को एक बार में एक्सेप्ट किया, बस डन, टीचर ने बोल दिया दैट्स इट, द अमाउंट विल बी, सिर्फ सिंगल इफेक्ट देंगे और एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देंगे, बात करो। बट व्हाई, हाथ खड़ा करें और लॉजिक का जवाब दे बेटा, ऐसा क्यों? आप मुझे इसका लॉजिक दें। ट्रायल बैलेंस का आइटम का हमेशा सिंगल इफेक्ट ही होता है, क्यों? एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, क्यों? हाथ खड़ा करें और फिर लॉजिक दे बेटा। क्या एक सोचने वाली बात है बेटा ये? बेटा हाथ खड़ा करना है, उंगली खड़ी नहीं करनी है बेटा। यस, कौन बताएगा? 1 2 3 और वैष्णवी। मतलब इससे लग रहा है कि ट्रायल बैलेंस में एक इफेक्ट हो चुका है, दूसरा इफेक्ट हमें उस इफेक्ट में देंगे, दूसरा इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ बोलना। मतलब एक इफेक्ट तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, दूसरा इफेक्ट हम ला देंगे या तो ट्रेडिंग में या P&L में या बैलेंस शीट में, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो? बट आप ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अकाउंट थोड़ी बनता है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनता है।
बेटा एक मिनट, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तो क्या बनता है? फिर अकाउंट बनते हैं क्या? नहीं, फिर बनता है ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। अब बोलूं सर, नो कमेंट। चेतना, प्रिंस, एम आई राइट? हाँ, नो कमेंट। गौरव, रिजू, बस करते हैं। अरे आप पढ़ के आ रहे हो 2 साल से यार बेटा। अंजलि, हाँ, ट्रायल बैलेंस का आइटम सिंगल इफेक्ट वो नहीं पता। शुभम, शुभम नाम है बेटा? हाँ, मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि एक इफेक्ट यहाँ आ चुका है और दूसरा इफेक्ट हमें ट्रेडिंग दे देंगे, 2 इफेक्ट पूरे हो जाएंगे, ऐसा ही कुछ? यस प्लीज। हाँ, इसका बता दो एक बार। तो 2 हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे ना। एक यहां दिख रहा है, वो एक कहां दिखेगा? पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव, या ट्रेडिंग में या P&L में और बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट का सिंगल एरर नहीं है तो जरूरी कि एडजस्टमेंट सब एरर ही आती है? बोलू दैट्स द पॉइंट। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम आते हैं इन सब का ऑलरेडी डबल इफेक्ट हो चुका होता है। कैसे? अब एक बात मुझे बताओ, आपने अगर कैश अकाउंट में कुछ लिखा हुआ है तो कैश अकाउंट में कोई डेबिट किया होगा, क्रेडिट किया हो, तो उसको किसी किसी अकाउंट जाकर तो क्रेडिट कर चुके हो। अरे कैश अकाउंट में हमने डेबिट किया है तो उससे रिस्पेक्टिव अकाउंट जो होगा वहां क्रेडिट कर चुके हो, करना बाकी? बेटा ट्रायल बैलेंस में जितने भी अमाउंट आते हैं इन सबका ऑलरेडी डबल इफेक्ट दिया जा चुका होता है। ये तो उन अकाउंट के सिर्फ बैलेंसेस दिख रहे हैं, ये जो बैलेंसेस दिख रहे हैं मतलब डबल इफेक्ट देने के बाद हैं। इन बैलेंस को हमें सिर्फ पुट करना है। और एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट क्यों देते हैं? बिकॉज एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन हमसे लिखना रह गए हैं, इनके इफेक्ट अभी देना बाकी है। अगर इनका इफेक्ट अभी भी देना बाकी है तो ये बोलते डांटना यहां समझना। तो मैं आपसे इतना सा बोलना चाह रहा हूं कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ये वो ट्रांजैक्शन है जो हमसे अकाउंटिंग करने में हमसे छूट गए थे, इन सभी का रिकॉर्ड करना बाकी है। अब रिकॉर्ड करना बाकी है तो रिकॉर्ड करेंगे तो ड्यूअल एस्पेक्ट पे करेंगे, डेबिट भी करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट। एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट का मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब एडजस्टमेंट्स, ये जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसका मतलब ये है कि इनका इफेक्ट अभी तक नहीं दिया गया है, इनको अभी तक बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इनको अब हमें रिकॉर्ड करना है। और अब रिकॉर्ड करेंगे तो ड्यूअल एस्पेक्ट पे, ड्यूअल एस्पेक्ट में तो डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। अरे हाँ या ना? इसलिए एडजस्टमेंट्स के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के डबल इफेक्ट होते हैं और ट्रायल बैलेंस के आइटम के सिंगल इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जितने भी अकाउंट यहां दिख रहे होते हैं ये सभी अकाउंट ऑलरेडी डेबिट और क्रेडिट कहीं ना कहीं तो हो चुके होते हैं, वापस इनको करने की आवश्यकता नहीं। क्या समझ में आया? क्या बोला था आपने? बोला एक इफेक्ट यहाँ पे, दूसरा इफेक्ट रिस्पेक्टिव हम दे देंगे। तो एक अकाउंट में एक हो चुका, दूसरा यहाँ आ जाएगा। मतलब नहीं बेटा, यथार्थ से मतलब होता है बेटा। इसलिए बेटा रिगार्डिंग माई पॉइंट्स, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर? तो बस आपके पास ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस के कितना इफेक्ट दोगे बेटा? 1 या 2? 1, क्योंकि ऑर्डिंग के इफेक्ट डबल इफेक्ट दिए जा चुके। दूसरे इफेक्ट के बारे में बात करता हूं, अब समझना।
ये आइटम्स, दैट्स इट, और फाइनल अकाउंट इज ओवर। अब जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे बेटा, तो फाइनल अकाउंट बनाते समय बेटा हमें क्या क्या बनाना होता है बेटा, मतलब ट्रेडिंग बनाना होता है, P&L बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम सीखेंगे बेटा P&L, फिर सीखेंगे हम बैलेंस शीट, फिर सीखेंगे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, तीनों एक साथ स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले हम क्या सीखेंगे, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, फिर हम अलग अलग सीखेंगे, फिर तीनों क्वेश्चन होने के बाद तीनों को हम कंबाइन बनाना सीखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। अब समझना बेटा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। एक बात बोलता हूं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बेटा हर मंथली बेसिस पे नहीं बनता है, हाफ ईयरली बेसिस पे नहीं बनता है, ये ईयरली बेसिस पे बनता है। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स बेटा क्लियर। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे बेटा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे बेटा, गुड्स से रिलेटेड। ट्रेडिंग अकाउंट समझ सीधी सी बात, ट्रेडिंग अकाउंट बेटा एक प्रकार से गुड्स का अकाउंट है, दैट्स इट। ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार से कौन सा अकाउंट है बेटा, गुड्स का अकाउंट है। तो बेटा गुड्स आएगा या गुड्स जाएगा, और गुड्स आने से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। बात गुड्स जाने से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, दैट्स द इंपॉर्टेंट। क्लियर, क्योंकि गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड हम बात करेंगे, गुड्स को सेल रिलेटेड बात, गुड्स गया तो रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स आया तो रिकॉर्ड करेंगे, और गुड्स आने के लिए उस खर्चा किया तो हम उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब डायरेक्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 1 पे आए नोट्स के बेटा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आए आप लोग बेटा। क्वेश्चन 1 पे है बेटा, द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2016 and certain additional information of Sri Gavaskar who carry business under the name and style of Mrs. Gavaskar and company at Bombay। ओपनिंग स्टॉक आपके पास गिवन है, ओपनिंग पेज नंबर 278 पे बेटा ना। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 62,000 रुपीज, परचेज गिवन है 1,36,000, परचेज रिटर्न गिवन है 2,000 रुपीज, सेल्स गिवन है 2,30,000 रुपीज, सेल्स रिटर्न गिवन है 5,000 रुपीज, फ्लैट इनवर्ड गिवन है बेटा 1,200 रुपीज, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट क्लोज ऑफ द ईयर रुपीज 44,000 रुपीज, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब ऐसा समझ, स्टॉक है तो स्टॉक मतलब गुड्स ही है, बोलो हाँ है ना। तो स्टॉक का बैलेंस डेबिट दिख रहा है, क्रेडिट दिख रहा है, डेबिट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेबिट। एक और बात बोलता हूं बेटा, स्टॉक में जो बैलेंस दिखता है ना, अगर डेबिट दिख रहा है मतलब स्टॉक को हमें डेबिट करना है। तो ये स्टॉक में यहाँ ट्रायल बैलेंस में स्टॉक डेबिट हो रहा है तो हम ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक दिख रहा है, स्टॉक डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट साइड में ही उसको लिखना है। ये मत समझना कि ट्रेडिंग में, ये मत समझना कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट होगा तो यहाँ पे क्या होगा क्रेडिट, ऐसा नहीं है। मतलब ये ट्रेडिंग साइड का बैलेंस है तो उसको ट्रेडिंग साइड में लिखा हुआ है, लिखना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे टू स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, कितने रुपए से बेटा, 62,000। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? क्यों देखो ना डेबिट लिखा हुआ है तो दिस इज द डेबिट साइड, ये दिस इज द क्या, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिख दिया। परचेज, परचेज क्या होता है, गुड्स का ही होता है, दिस इज द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। कितना है बेटा आपके पास, 1,36,000,
तो 1,36,000 को हमने यहाँ पे लिख दिया। बेटा बोलो ये किसका है बेटा? टू परचेज रिटर्न और परचेज, आई एम सॉरी। फिर यही क्वेश्चन में आपके पास परचेज रिटर्न भी गिवन है, कितने रुपए का बेटा? 2,000। क्या ये भी परचेज गुड्स का ही है बेटा? तो गुड्स आया या गया? आया और गुड्स वापस हमने भेज दिया, तो गुड्स को हमें कम करना चाहिए। तो एक क्रेडिट करना है डेबिट करना? जब गुड्स आया था तब हम डेबिट किया, तो गुड्स जाएगा तब क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो बेटा यहाँ पे बाय परचेज रिटर्न कितने रुपए से बेटा? 2,000 रुपीज से। और एक बात बोलता हूँ बेटा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी पहले किया होगा कि इस 136 में से 2,000 को लेस किया, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही तरीके क्या बेटा सही है, गलत नहीं है। अगर आप चाहो इसको ऐसा ना लिखते हुए सीधी सी बात, ये परचेज जो आपने लिखा है 1,36,000 टू परचेज 1,36,000, अब मुझे बताओ मैंने यहाँ से लेस कर दिया 2,000। अब समझना एक तरीका बताता हूँ बेटा, कितना हुआ? 1,34,000। समझना बेटा, अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हमने परचेज रिटर्न को डेबिट किया है। परचेज को डेबिट नहीं किया है, हमने क्रेडिट ही किया है। कैसे बेटा? ये डेबिट था, डेबिट में से कोई चीज को हमने माइनस किया, मतलब इसको हमने कम किया, मतलब इसको हमने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा, ये अल्टीमेटली क्रेडिट। अरे हाँ है ना। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो यहाँ 136 लिखा हुआ, एक मिनट देखो, मान लो यहाँ 136 है, यहाँ पे 2,000 है, तो अल्टीमेट नेट कितना आ रहा है बेटा? 134 ही आ रहा है। दोनों ही तरीके आपके लिए क्या बेटा सही है, अलग अलग नहीं है। समझ में आया क्या? क्लियर। आपने सेल्स किया, सेल्स कितना किया बेटा आपके पास? 2,30,000। तो सेल्स से गुड्स आता है या जाता है? जाता है। दैट्स इट। ये क्या होगा आपके पास मुझे बताओ, कितना? 2,30,000 से बेटा। पर जब मैं यही बात करता हूं सेल्स रिटर्न भी है, कितने रुपए का बेटा? 5,000। एक तरीका ये होता है कि आप टू सेल्स रिटर्न इधर लिख दो, कितने रुपए से बेटा? 5,000। कि नहीं सर, अगर आपने ऐसा पढ़ा हुआ है बचपन में बेटा कि 230 यहां पे लिखेंगे, लेस क्या हुआ बेटा? सेल्स रिटर्न कितना बेटा? 5,000। कितना है? 2,25,000। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? क्या पॉइंट सभी को अच्छे समझ में आया? जवाब दो। तो अगर आप ऐसा ना ऐसा लिखो तो भी वही बात है, ये लिखो तो यही बात। फ्रैट इनवर्ड, फ्रैट इनवर्ड का मतलब क्या होता है? फ्रैट में बढ़ा दिया, किसके लिए? आने के लिए। किसके आने के लिए? गुड्स के आने के लिए, जाने के लिए? गुड्स आने के लिए खर्चा है, तो फ्रैट इनवर्ड। कितना बेटा? 1,200। क्लियर। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज कितना बेटा? तो ये एडजस्टमेंट में गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट। एक इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग में से हम क्या करेंगे इसको? बाय कितने रुपए? इसका ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में इसको हम शो करें। असेट्स या लायबिलिटी? असेट्स। अब इसका एक इफेक्ट तो यहां हो गया, दूसरा इफेक्ट करेगा। सर पर क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्यों यहां लिखा? इसका लॉजिक कौन मुझे बताएगा? क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहां लिखा, इट ओके, बट व्हाई? लॉजिक चाहिए, हाथ खड़ा करे फिर जवाब देना। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम यहाँ लिखना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक हमने यहां से लेस किया है, पर क्लोजिंग स्टॉक हमने लेस किया है या लेस क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक को हमने ऐसे लिख दिया, क्यों? हाथ खड़ा करें और फिर जवाब दें। सर बचपन में पढ़ा है क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा तो क्लोजिंग स्टॉक को यहां लिखेंगे, दूसरा फिर बैलेंस शीट में लिख देंगे, दैट्स इट। देशना सर नो कमेंट, तबीयत सही नहीं है। विशाल गुप्ता, अभय, चेतना, हाँ बेटा चेतना आप हो, नाम चेंज कर दूं? चेतना के नाम में शक्ति दिखती है मेरे को बेटा। कल बोला इधर जवाब इधर से आया, आज बोला जवाब इधर से आ रहा है।
सर मैं सबको मौका देती हूँ सर। क्यों बेटा यार, आपका नाम नहीं बताया बेटा। आप बताएं बेटा। ओ रिजू सर, एक तो कभी कभी आता हूँ, क्वेश्चन मत पूछा करो, कल से आऊंगा ही नहीं सर। गौरव, प्रिंस, बेटा आप बताओ। अरे नहीं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे पास भावनाएं तो है, बस उन भावनाओं को सपने व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ सर। फिर बोलूंगा हाँ हाँ सर, मैं बोलूंगा सर हाँ हाँ सर, मैं भी ये बोलना चाह रही थी। कितना अच्छा जवाब, कितना डिप्लोमेटिक जवाब है, और अच्छा लगा मेरे को। नहीं नहीं, अगर पता भी है, बट ये बहुत अच्छा तरीका जवाब देने का। सर मेरे को पता तो है, पर मैं शब्दों में इस बात को फिर नहीं पा रहा है। वैष्णवी, क्लास से बाहर कर दूंगा जवाब नहीं दिया तो। बच्चों को क्रेडिट कर देंगे। हाँ, भाग्यश्री, खा लो उसको अच्छे से बेटा। उसको वापस इधर लेंगे, तो स्टार्ट किया था तब यहाँ लेंगे, तो एंड करेंगे तो इधर लेंगे। वेरी गुड। हर्ष, अगले साल का ओपनिंग इस साल क्लोजिंग है, इसलिए यहाँ से लेस कर देंगे। अगले साल में ओपनिंग करना है, इस साल इसलिए क्लोजिंग है तो लेस कर देंगे। सिद्धांत, प्रॉफिट निकालने के लिए, पीएनएल का जीपी निकालने के लिए हमें अब लिखना पड़ता है, क्या इसके बिना जीपी नहीं निकल सकता है? वो दिमाग की बत्ती जली अंजलि की, अब याद आया है। डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल बैलेंस होगा, सो हमें यहाँ पे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करना है, इसलिए लिखेंगे। हाँ, हाँ अंजलि बोलो। क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम है? हाँ? हम तो कंजर्वेटिव अप्रोच की बात करते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच ये बोलता है जब इनकम रियलाइज हुई तब रिकॉर्ड करेंगे। बेटा असेट से तो बैलेंस शीट लिखो ना, ट्रेडिंग में क्यों लिख रहे हो? सर लिखते हैं सर, बात खत्म ना, इतने क्या सर सवाल कर सकते हो? बेटा पानी की बोतल जिसके हाथ में, सब पानी तो पीने दो कम से कम। राधे, जब मैंने कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने इसका लॉजिक भी दिया था। शुभम सर कंसाइनमेंट मैंने पढ़ाया नहीं ढंग से, तो मैं जवाब क्यों दूं सर आपको? आप मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, तो उसमें ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई थी आपकी मेरी बीच में, इसलिए। हाँ भाग्यश्री, आप ये बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पाई। हाँ हाँ, देखो सबसे अच्छा तरीका है, सिर्फ बोलने वाली थी पर बोल नहीं पाई। आप ये बोलना चाह रही थी सर कंसाइनमेंट पढ़ाया था पर बोल नहीं पाई, ऐसा तो क्या था? चलो अभी भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ सर। कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रही हो, एजीएम होगी, कंपनी सेक्रेटरी बोलता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है बहुत सी बातें, जो उस समय कैसे करोगी? सब बोलूंगा बस ऐसे जैसे क्लास में किया वैसे। विशाल, अरे हाथ खड़ा किया आपने यार। हटाने होंगे।
ठीक। और कौन बताएगा? हाथ में। हाँ, लॉजिक सब चलता है। कंसेप्ट नाम बता दूं? एक कंसेप्ट बताया था मैंने बेटा। हाँ? सही है, आपका भी सही है। आपका डीम्ड सही है, मन में सही है बेटा। आपका भी मन में सही है बेटा। क्या बोला था? हाँ, क्या वापस बोल दो। हाँ। कृष्णा सर, बैंक। देखो बेटा, शायद हो सकता है आप बोलना चाह रहे हो पर ढंग से आप लोग शब्दों में पिरो नहीं पा रहे उस बातों को। सर, आप सभी का सही है बेटा। सुनो मेरी बात बड़ा ध्यान से। क्या माल हमने परचेज किया, माल हमने कुछ बेचा, तो बट ऑब्वियस सी बात, जब हमने माल परचेज किया तो सब यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, और इस माल को परचेज करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए उनको भी हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। पर सारा माल बिका तो नहीं, कुछ ही माल बिका। अब कुछ कितना बिका यहाँ पे क्वांटिटी बेसिस पे नहीं पता है, बट हाँ कुछ तो बिका है। बोलो तो लेट एग्जांपल, अगर आपने 100% माल परचेज किया तो 100% माल रिकॉर्ड किया, तो 100% के लिए 100% एक्सपेंसिव रिकॉर्ड कर लिया। बोलो अब इसमें से आपने कुछ माल बेचा, कुछ माल नहीं बिका, कैसे पता लगा? क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, मतलब माल तो नहीं बिका है, तो कुछ माल तो अभी भी बिकने से रह गया है। ऐसा कुछ बाकी से बेटा, तो कुछ माल अभी भी बिकने से रह गया है। तो जो माल नहीं बिका, अगर उस माल के अगर सब खर्चे यहाँ रिकॉर्ड कर लिए और इस माल कुछ माल ही बिका, तो इनकम कुछ की और खर्चा कुछ ज्यादा का, इनकम कुछ कम की। मतलब 100% के लिए हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, इनकम हमने कुछ कम परसेंट के लिए। लेट एग्जांपल, ये 70% माल ही बिका, लेट एग्जांपल, तो हमने खर्चा तो 100% रिकॉर्ड कर लिया और इनकम 70% रिकॉर्ड की। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकम 70% की तो खर्चा भी कितने परसेंट का आना चाहिए बेटा? आपके पास 70% का आना चाहिए। तो एक काम करो, इतना क्यों दिमाग, तो सेल भी 100% रिकॉर्ड कर लो। हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल, क्योंकि हम कंजर्वेटिव अप्रोच पे काम करते हैं, और कंजर्वेटिव अप्रोच बेसिकली बोलता है कि आप कम से कम इनकम रिकॉर्ड करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो? खर्चे रिकॉर्ड करो। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपने 100% यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया? एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। इनकम 70% रिकॉर्ड की, तो आपने खर्चा कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया? 30%। तो 30% खर्चों को आप यहाँ से बाहर हटा दो, तो इनकम भी 70% की, खर्चा भी कितने परसेंट का? 70% का। तो अल्टीमेटली क्या, अगर मैंने 100% खर्चा यहाँ लिखा, तो 100% में से 30% खर्चों को वापस यहाँ से हटा दिया, तो अल्टीमेटली खर्चा भी 70% का आया, इनकम भी 70% का। दिस इज कॉल्ड एज मैचिंग कंसेप्ट। दिस इज कंसेप्ट कॉल्ड एज क्या बेटा? मैचिंग। जितनी की इनकम है उतने का ही क्या करोगे आप? एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मैचिंग कंसेप्ट बोलेंगे। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर? बड़ा बोलो क्लियर। अब अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, बड़े ध्यान से आप लोग समझना इस चीज के बारे में। तो ये हम इसलिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं। दूसरा फैक्ट इसका कहा जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड में। बोलो हाँ है ना? अब बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं, तो सबसे पहले बात, मैंने एक बात बोलता हूं बेटा, ध्यान समझना। जितने भी इस ट्रांजैक्शन में जितने भी अकाउंट दिख रहेंगे, ध्यान समझना, जितने भी अकाउंट अगर वो नॉमिनल नेचर से रिलेटेड है, मैं एक बात और बोलता हूं, नॉमिनल नेचर से रिलेटेड है, तो उन ट्रांजैक्शन को या तो आप ट्रेडिंग में लिखोगे या फिर आप पीएल। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर? बोलो। बट अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सनल नेचर का है या रियल नेचर का है, तो वो ट्रांजैक्शन कहां जाएंगे बेटा? बैलेंस शीट में। बट नॉमिनल नेचर ट्रांजैक्शन को हम कभी भी ट्रेडिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर हम नहीं करते हैं। इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो हम लिखते हैं बेटा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है, इज द पर्सनल अकाउंट है। क्या लाइबिलिटी? अरे नालायक, क्यों जाता है? लिखते हैं इसलिए जाता है। तो मैंने कुछ वर्ड बोला है बेटा, मैं यहाँ पे एक एक आइटम को कितने आइटम नाम बोलूंगा? मैंने एक दो वर्ड बोला, समझ ही नहीं पा रहे उस बात को।
सिर्फ जितना आता है उतने सोचते हो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वो पर्सनल नेचर का है तो उसे बैलेंस शीट में लिखना है। मैंने ये नहीं बोला कि कहाँ लिखना है, मैंने बोला सिर्फ बैलेंस शीट में लिखना है, आइदर असेट साइड और लायबिलिटी साइड। अगर वो ट्रांजैक्शन रियल नेचर का है अगेन उससे क्या लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पर नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शन कभी भी आपके पास नहीं आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कौन से आएंगे बेटा, रियल और क्या बेटा, पर्सनल। नॉमिनल नेचर ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L। अरे हाँ है ना, क्योंकि नॉमिनल नेचर का मतलब क्या था, इनकम और एक्सपेंसेस। अरे हाँ है ना, इनकम और एक्सपेंसेस की बात करेंगे बेटा। अब सुनना, एक बात और बोलता हूँ बेटा, कुछ बात और कुछ नई चीजें बोलूंगा अभी यहाँ पे आपको। इनकम और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो इनकम एक्सपेंसेस हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम बनाएंगे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। इससे हम समझ पाएंगे कि हमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया। इसको निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब कुछ क्या आएंगे, नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शन यहाँ पे कवर आपके लिए होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दूसरा पॉइंट एक चीज के बारे में बात करता हूं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना कि बैलेंस शीट में हम सारी असेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, रियल और नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल नेचर ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आता है। पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कभी कभी तो हम इनकम भी P&L में लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। द बेस्ट एग्जांपल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या लिखते हो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस तो है, तो आपके दिमाग में डाउट आ रहा है सर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने लिखा है कहां पे बेटा, बैलेंस शीट के असेट साइड के अंदर। सर हमने एक्रूड इनकम भी लिखी है बैलेंस शीट के असेट साइड के अंदर, वो भी तो इनकम है सर। इज ऑल आर द डेफर्ड एक्सपेंडिचर, इज ऑल आर द डेफर्ड इनकम, क्योंकि ये इनकम इस साल की नहीं है, इनकम नेक्स्ट ईयर के बेनिफिट के लिए है। और इनफैक्ट मैं बताऊं, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब आपको किसी से पैसा लेना है, तो जिस व्यक्ति से पैसा लेना है इज द पर्सनल अकाउंट। अरे एक्रूड इंटरेस्ट इज नॉट द नॉमिनल अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट जस्ट क्या बेटा आपके लिए बेटा पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज द पर्सनल अकाउंट, नॉट द रियल अकाउंट एंड नॉट द नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कुछ भी दिखता है तो ग्रुप ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं। कि मेरी कंपनी के अंदर 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, 10,000 एम्प्लॉय को मेरा सैलरी का पेमेंट करना बाकी है, तो क्या 10,000 सैलरी को क्या हर व्यक्ति का नाम लिखूंगा क्या, नहीं, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। तो इन सभी व्यक्तियों को मिलाकर एक नाम लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। द बेस्ट एग्जांपल, डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनसे हमें क्या लेना है, पैसा लेना है। अब मुझे बताओ, मेरे बिजनेस में तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस है, 1000 व्यक्तियों से पैसा लेना मुझे बाकी है, तो 1000 व्यक्तियों का नाम लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूं, ग्रुप में लिख देता हूं डेटर्स, दैट्स इट। जिन 1000 व्यक्तियों से पैसा लेना है उनका टोटल अमाउंट लिख दूंगा डेटर्स, दैट इज मतलब इतने लोगों से मुझे पैसा लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो डेटर्स कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल? पर्सनल अकाउंट। जबकि बच्चा समझता है तो डेटर्स से असेट्स है, असेट्स मतलब कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, जबकि डेटर्स आपका रियल अकाउंट नहीं है, डेटर्स आपका पर्सनल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट? राधे, पर्सनल अकाउंट, विशाल, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, शुभम, कौन सा अकाउंट है? इन्वेस्टमेंट इज द रियल अकाउंट, नॉट ए पर्सनल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपके पास बेटा, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट नहीं होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? नाउ ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में बात करेंगे बेटा। तो एफडी है ना, तो एफडी इज इन्वेस्टमेंट। कैश एट बैंक इज द क्या आपके पास, पर्सनल अकाउंट बेटा। बैंक बैलेंस इज क्या बेटा आपका पर्सनल अकाउंट है बेटा, क्या समझना, बैंक बैलेंस इज द पर्सनल अकाउंट, पर एफडी इन बैंक इज द क्या आपके पास, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? क्योंकि बेटा एफडी आपके पास एक डॉक्यूमेंट फिजिकली लिखा हुआ रहता है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे राइट होता है लेने का, इसलिए हम बात करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? तो बेटा यहां पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये सब कुछ सॉल्व किया। अब मुझे बताओ, सुनो, लेट एग्जांपल 100% एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया, लेट एग्जांपल उसमें 30% एक्सपेंस को हमने हटा दिया, क्योंकि हमने माल कितना बेचा, 70%, तो देखा है तो 100% एक्सपेंडिचर, 30% एक्सपेंडिचर, तो 100 में से 70 गया तो नेट 70% की इनकम हुई। नेट 70% का क्या हुआ, एक्सपेंसेस। 70% का एक्सपेंसेस इतना नेट हुआ, 70% की सेल इतनी हुई, तो नेट इनकम, नेट लॉस।
अरे हाँ है ना, इसको हम बोलेंगे क्या, इधर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा एक बहुत सिली से पॉइंट्स बेटा ध्यान समझना। बेटा प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, यहाँ डेबिट कैसे हो गया? आप पढ़ते अरे हाथ खड़ा करना ना बेटा, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है ना, ये डेबिट कैसे हो गया? खा लो उसको अच्छे से। पोहे मंगाओ आपके, पोहे उसल पोहे, क्यों सब भूख दाल बाटी। आज तो हॉस्टल में स्पेशल होगा, क्या बना? कौन सा हॉस्टल है, कहाँ है? अच्छा वेन आती है आपको लेने के लिए, छोड़ने आती है वही? यस प्लीज, हाँ बोलो बोले। दिस इज द, समझना बेटा, ये लिखते हैं डेबिट साइड में बेटा, दिस इज द बैलेंस ऑफ क्या बेटा, क्रेडिट बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? ये डेबिट साइड में दिख रहा है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, ये बैलेंस कौन सा है? दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज नॉट अ डेबिट बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स क्लियर? ये जीपी, क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? बेटा बोलो क्लियर। अब एक वन मोर थिंग, क्या ये जीपी निकला रिकॉर्डेड था या अनरिकॉर्डेड आइटम है बेटा? कितना इफेक्ट होंगे इसके? डबल इफेक्ट हो। अब प्लीज समझना, आप लोग समझते हो जीपी यहां आएगा तो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, क्यों? तो सोचा कभी इस बारे में? जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जीपी आएगा तो ट्रांसफर कर देंगे, एनपी आएगा तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। बेटा क्या जीपी ऑलरेडी गिवन था, हमने निकाला, ये एडजस्टमेंट से प्रॉफिट निकल के आया। इसके दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट यहाँ है, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आया समझ बेटा? बचपन से पढ़ते आते हो, जो यहाँ आएगा जो यहाँ लिखेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, दैट्स इट। तो भी क्या हुआ, यहाँ तक पहुंच गए ना, आगे ज्यादा नहीं जा पाओगे बेटा इससे, इसलिए बोल रहा हूँ आपको बहुत आगे जाना है। तो बेटा हर चीज का फंडामेंटल कंसेप्ट एक्चुअली होता है क्या बताता हूँ आपको मैं। अकाउंट्स आपको ज्यादा काम नहीं आएगा, बट ये लॉजिक बताता हूँ ना, इससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी बेटा। अगले को सब्जेक्ट पढ़ोगे तब ऐसा हुआ तो हुआ ही क्यों, टीचर की जान खींच लेना चाहिए बेटा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा होना चाहिए। मेरे में तो इसकी काबिलियत नहीं थी, बताओ क्या बात है। जब मैं पढ़ता था, हम मेरा कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ इक्का दुक्का दोस्त ऐसे हुआ करते थे मेरे, जब वो क्वेश्चन पूछते थे तो बड़े बड़े टीचर इंदौर के कांपते थे कि जवाब क्या देंगे। तो इतनी काबिलियत आप में भी होनी चाहिए। हालांकि वो दोस्त आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अच्छे खासे, कोई इंडिया में कोई इंडिया के बाहर है। तो डाउट ऐसे होने चाहिए यहाँ पे, ये जैसे आप डाउट क्लियर करोगे ना बेटा, उसके बिहाफ पे आप फ्यूचर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप रिएक्ट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। अभी से ही आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़नी चाहिए। ऐसा हुआ तो ये यहाँ क्यों आता है? प्रॉब्लम बताता हूँ बेटा, ये अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं प्रॉब्लम, आप ज्यादा सोच नहीं पाते हो कभी कभी, क्यों? बिकॉज सिस्टम में प्रॉब्लम है बेटा। सर इतना ही 100 किताब आ जाओ ना 11th पढ़ाने के लिए, क्यों इतना ज्ञान बांटते हो यहाँ आके? क्योंकि बड़ा ईमानदारी से बोलो, 11th में आपको सिर्फ ऐसा ढाल दिया जाता है कि इसको यहाँ लिखना है तो इसको यहाँ लिखा जाएगा, दैट्स इट। फिर ये जो नेट प्रॉफिट आएगा इसको कैपिटल में ऐड किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? नो लॉजिक। बेटा प्रॉफिट किसका अधिकार है बेटा? मालिक का है, और मालिक का है मतलब कौन है बेटा? कैपिटल है, इसलिए कैपिटल में जाके क्या होता है बेटा? ऐड होता है। प्रॉफिट किसका होगा? मालिक का। और मालिक मतलब कौन है? कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। और प्रॉफिट कहाँ है बेटा? पीएनएल में कैपिटल जाके ऐड होता है, क्योंकि बेटा प्रॉफिट पर अधिकार किसका होता है बेटा? ऑनर का। तो ऑनर का है तो ऑनर के कैपिटल में ऐड ही करते हैं, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट। हर चीज का बहुत सिस्टम, अकाउंट्स इतना सिंपल और इतना सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, अगर को शुरू से ही सिस्टमेटिक पढ़ाया जाए तो इससे आसान सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ यहाँ बेटा, अकाउंट्स किसी भी लेवल का हो, मुझे कभी डरता ही नहीं कभी किसी, मुझे पता है डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं। और अकाउंट्स में है क्या मुझे बताओ ना, अकाउंट्स में क्या है? डेबिट या फिर क्या बेटा? क्रेडिट, दैट्स इट। और डेबिट क्रेडिट भी अपने हिसाब से कर सकते हो बेटा, अपने हिसाब से करना आना चाहिए। देखो ना बेटा, ये देखो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी कर दिया, ये भी तरीका सही है। तो अकाउंट्स लो नहीं है जो याद करना पड़ेगा, अकाउंट्स एक कंसेप्ट है जो समझना होगा। समझ लिया आसान है, नहीं समझा दिक्कत आई है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं।
किसको किसको याद करोगे, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका अकाउंट टफ लग जाता है बेटा, बाकी और कोई वजह नहीं है। एनीवे यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है बेटा, समझ में आया बेटा आपके पास कुछ टफ है क्या? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यस प्लीज। बैंक में एफडी कराया बेटा क्या? अब समझना, बहुत सिंपल सा लॉजिक देता हूँ बेटा इस चीज को बेटा। एफडी आपका एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट सबसे पहले। तो सर बैंक क्यों हम रियल अकाउंट क्यों मान रहे हैं? क्या कैश एट बैंक जो होता है, क्या कैश आपके पास रखा होता है? क्या फिजिकल आपके पास क्या बैंक रखा हुआ है? क्या फिजिकल कैश रखा हुआ है? नहीं, हमें पैसा लेना किससे है बेटा? बैंक से। पर एफडी जो होती है, क्या एफडी आपके पास फिजिकल फॉर्म में आपके पास होती है या नहीं होती है? बैंक कब गए आप आखिरी बार? तो उसमें आगे क्या क्या किया आपने? उसके बाद क्या आया हुआ? आपके पास स्लिप आई होगी, एफडी करवाई नहीं करवाई? तो जाके बैंक में पास जाना और 5,000 रुपये देना, पॉकेट में जमा करना कि एफडी करनी है, एफडी करेंगे वो आपके लिए, और फिर एक कागज का चिट्ठा आपको देंगे, ये आपका फिक्स डिपॉजिट। पैसा कहाँ रखा हुआ? बैंक में। वो कागज जो है टेंजिबल फॉर्म में रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज क्या बनेगा आपके पास? असेट्स। और रिगार्डिंग मेपर्स, और ये क्या बनेगा आपके पास? रियल अकाउंट। और क्रेडिट। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? शेयर सर्टिफिकेट भी होते हैं बेटा, जिस लाइक क्या आपके पास बेटा? शेयर सर्टिफिकेट है, दैट इज कॉल्ड एज क्या बनेगा आपके पास बेटा? और रिगार्डिंग में इन्वेस्टमेंट है, कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। जबकि शेयर किसके हैं? कंपनी के। तो कंपनी पैसा पे करने लायक थोड़ी है क्या? क्यों कंपनी जब बंद होती है तो पैसा पे करती है। तो कौन, तो हम इसको बेच सकते हैं बेटा, हमारे पास राइट है बेटा, इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा इससे? क्लियर? इसी प्रकार बिल्डिंग इज असेट्स, बिल्डिंग इज इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग आपकी असेट्स भी होती है और बिल्डिंग आपकी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अगर बिल्डिंग आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो तो बिल्डिंग आपके लिए क्या बन जाएगी? टेंजिबल असेट्स बन जाएगी। पर बिल्डिंग आपने परचेज की जिसको आपने इन्वेस्ट, उसमें बिजनेस यूज नहीं कर रहे हो, उससे आपने बिल्डिंग इसलिए परचेज की बिजनेस में कि इससे हम रेंटल इनकम कमाएंगे, तो सच बिल्डिंग इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट, नॉट अ टेंजिबल असेट्स। ये सब चीजें डिफरेंशिएट है बेटा, बहुत चीजें, कि बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, बिल्डिंग आपके क्या बेटा? टेंजिबल असेट्स भी है। इस चीज का आप ध्यान रखें बेटा। यस, और डाउट पूछना है किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट, ध्यान समझना बेटा। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस एंड 31 मार्च 2016 certain additional information of Sri Gavaskar in continue of what given in the question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी कंटिन्यू करते हुए ये कुछ ट्रायल बैलेंस है, इसको भी ध्यान रखते हुए आपको क्या बनाना है बेटा? क्या बनाना है बेटा आपके पास? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? एक बात बोलता हूं बेटा ध्यान से, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं बेटा, मैंने लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, इसका मतलब समझाता हूं बेटा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 लिखा है, और बेटा ये फॉर द ईयर लिखा मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये सिर्फ 1 साल का है। कितने साल का बेटा? 1 साल का है। अब सुनना मेरी बात को बेटा, आप लोग पढ़ते हो कि आउटस्टैंडिंग इसमें से हम ऐड करेंगे, प्रीपेड को हम लेस करेंगे, क्यों? नो लॉजिक। करते हो आप, दैट्स इट, बट मैं बताऊंगा लॉजिक क्या है इसके पीछे। अब एक बात बोलता हूं बेटा, ये 31 मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये 30 इस दिन ईयर एंड हो रहा था, मतलब 1 साल का एक रिकॉर्ड है कि ट्रांजैक्शन कब से आ रहे हैं बेटा? ये यहाँ जो इसमें जो लिखा गया है 1/4/2015 से लगाकर 31 मार्च 2016 से रिलेटेड जितने भी गुड्स के ट्रांजैक्शन में सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, इसके पहले के इसके बाद का हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, तो सर ये तो स्टॉक तो पिछले साल परचेज किया होगा, हमने यहाँ क्यों लिखा बेटा ये स्टॉक पिछले साल परचेज किया, बट यूज हम कहाँ कर रहे हैं? इस साल करेंगे, इसलिए खर्चा इस साल रिकॉर्ड करेंगे। जिस प्रकार से हमने क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, रिकॉर्ड ही नहीं कर रही है। क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, खर्चों को हम बाहर कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा कब का है? नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मिलेंगे। तो जब नेक्स्ट ईयर में क्या बनाऊंगा? ट्रेडिंग बनाऊंगा, तो वहां लिखूंगा इसको, क्योंकि इसका बेनिफिट कब मिलेंगे? नेक्स्ट ईयर, इस ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो रिकॉर्ड भी कब होना चाहिए बेटा? नेक्स्ट ईयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इसी प्रकार जब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद P&L अकाउंट, तो P&L जब हम बनाते हैं तो P&L बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, इस चीज के बारे में बात करेंगे बेटा। क्योंकि एक बात बोलता हूं बेटा, क्या ये जो ट्रेडिंग निकला इससे भी प्रॉफिट निकल के आया, बट ये प्रॉफिट सिर्फ किसका बता रहा है? गुड्स का। अरे ये प्रॉफिट किसका है?
गुड्स का, दिस इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। हमें बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। तो बिजनेस के प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? पी एंड एल। आपसे पूछो ना, तो ये प्रॉफिट ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसका है? सर जीपी। क्या जीपी? समझना, ये जो प्रॉफिट है, गुड्स की वजह से हमने इतना प्रॉफिट कमाया। हर चीज का मीनिंग होता है बेटा, समझना मेरी बात। तो मैं यहाँ पे जीपी के बारे में आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूं बेटा। ये जीपी है, दैट मींस ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है कि हमने इस साल जो प्रॉफिट हमने कमाया है, उसमें गुड्स की वजह से इतना प्रॉफिट कमाया। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? नाउ अब हमें बनाना है क्या है बेटा? बोलो, क्या बनाना है हमें बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाना है? पी एंड एल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा एक बात बोलता हूं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, ध्यान समझना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अलग होता है, और बेटा पी एंड एल एडजस्टमेंट, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स तीनों को सेम समझते होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स किसी दो को, इन दोनों को एक समझते हो आप लोग बेटा, कुछ स्टूडेंट्स बेटा इसको अलग समझते हो बेटा, जबकि तीनों ही अकाउंट अलग अलग हैं। चेतना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये कब बनाया जाता है? ये कब बनाया जाता है? ये कब बनाया जाता है? इतना सा बता दो बेटा, मैं समझ जाऊंगा, आपको रेफरेंस भी पता है। सर क्या ये आज तक क्यों परेशान कर रहे हो? पता होना चाहिए। अटेंड, हाँ आपसे पूछो क्या? हाँ चेतना बेटा, कोशिश करो ना, आपको अकाउंट्स पसंद है। आज से 20 दिन पहले आपने मुझे बोला था यह बात बेटा, 20 दिन में ऐसा नहीं सब अब पसंद नहीं है। कोशिश करो, गलत सलत मैं पढ़ाऊंगा जब तक नहीं बताओगे, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो, जो मन में आए बोल दो, कुछ भी गाना गा दो, कुछ भी कर दो, पर बोलना पड़ेगा, कंपल्सरी है। सही में गा देगी सर। यस बोलो। पी एंड एल से क्या निकलता है? सर नेट प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। इससे क्या निकलता है? टू बैलेंस सीडी। इससे क्या निकलता है? क्या पता? एडजस्टमेंट। कुछ बोलो ना यार, ऐसा तो मत करो यार। ये पता है क्या होता है? नेट निकलता है। नेट पी एंड एल से नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से क्या निकलेगा? अरे सब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप फॉर्म में बनता है। नालायक। डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है किससे बेटा? एप्रोप्रिएशन से। और पी एंड एल एडजस्टमेंट से एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट का प्रॉफिट निकलता है। देशना, जो यहां से बैलेंस आएगा उस बैलेंस को यहां ट्रांसफर किया जाएगा, यहां से जो बैलेंस आएगा उसको यहां ट्रांसफर किया जाएगा। बहुत मजा आ रहा है आपको? रिजू मजा आ जाएगा यार बेटा, जहां बोलोगे वहां पार्टी दूंगा। तीनों को बता दिया तो बेटा। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्या सोल प्रॉपर्टी कंसर्न में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है नहीं बनता है? हाँ है ना? सब बचपन से बनाया ही नहीं हमने, तो कैसे बनेगा? बनता है। सो कहां से बनता है? मैं बनाऊंगा इस क्वेश्चन में बेटा भी यहाँ पे। सो आपके बनाने से क्या होता? हमने बनाया नहीं, हम कैसे मान लेंगे? प्रिंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, ये सब एप्रोप्रिएशन में रखा हुआ है। पर क्यों बनता हमें ये नहीं पता है।
और यशवी नेट प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। जब पता बात सुननी हो तो बस आप खुद ही बता दो, है ना? हाँ, यस। आखिरी उम्मीद शुभम है, 2-3 बच्चे 4। इनका जवाब तो आता है सही है ऑलमोस्ट। गलत बताया ना बेटा, पंखा चल रहा है उल्टा अटका दूंगा बेटा मैं आपको बेटा। तार तो नहीं है पर इस केबल से काम चाहेंगे बेटा अपन, है ना? चलो बोलो। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर सकते हैं। सही है, थैंक यू यार। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। ओपिनियन एडजस्टमेंट में क्या क्या क्या? करेक्ट है, ध्यान समझना। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर उनका है बेटा, ध्यान समझना। आपका भी अच्छा है, आप तीनों तो एक ही कॉमन था कि आंसर था। सबसे अच्छा आंसर उनका है बेटा। पीएनएल प्रॉफिट लॉस मैंने अभी बोला भी था, आपको बोलना था कम से कम। सर जीपी यहाँ लेके आते हैं या जो लॉस लेके आएंगे, फिर अगर नेट प्रॉफिट। पीएनएल से बिजनेस का प्रॉफिट निकलता है। बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस से कितना लॉस हो रहा है, वो हम कैसे निकालते हैं बेटा? पीएनएल रिगार्डिंग में। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेटा, प्रॉफिट कमाने के बाद जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है अमंग द ऑनर्स। ऑनर्स बोल दिया, बात खत्म। इसमें सब आ जाएंगे, इसमें सोल प्रॉपर्टी कंसर्न भी आ जाएगी, बोलो। इसमें पार्टनरशिप फर्म भी आ जाएगी, इसमें कंपनी भी आ जाएगी। क्यों कंपनी भी तो क्या प्रॉफिट कमाने के बाद अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती है? क्या पार्टनरशिप फर्म भी तो अपने प्रॉफिट कमाने के बाद अपने पार्टनर्स को क्या क्या इंटरेस्ट कैपिटल देती है? ये सब का आएंगे बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एक सोल प्रॉपर्टी कंसर्न अपने बिजनेस के मालिक को भी अपने आप को क्या देती है? सैलरी देती है, कुछ कैपिटल देती है। दैट विल बी ट्रांसफर टू कहाँ? आपके पास बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, नॉट इन द पीएनएल। आपने कभी देखा, आपने देखा इंटरेस्ट कैपिटल सुना कभी आपने बेटा? क्या सोल प्रॉपर्टी कंसर्न के अंदर इंटरेस्ट दिया जाता है? आपसे एंट्री पूछ लेना, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ एंट्री पास नहीं कर पाओगे बेटा। क्वेश्चन पूछ ले कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट की बात कर, सिर्फ एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू, आप सभी का जवाब होगा पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो आपने बोला, अभी किसने बोला? तो पार्टनरशिप बनता ही नहीं है। तो पार्टनरशिप में कैसे नहीं बनता? देखो बना, पार्टनरशिप में बनता है। क्या मुझे बताओ, नॉर्मल इंटरेस्ट कैपिटल हुआ वो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन जा रहा है। एक इफेक्ट तो आया है ना, तो एक आ सकता है तो दूसरे भी आ सकते हैं। इसलिए जानना, ये मत समझना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेटा पार्टनरशिप फर्म में बनता है, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा अगर बिजनेस के मालिक को प्रॉफिट में से कुछ भी दिया जाता है, आइदर इंटरेस्ट, आइदर प्रॉफिट, आइदर सैलरी, किसी भी नाम से कुछ भी दिया जा रहा है बिजनेस के मालिक को बेटा, द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्या बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बट पीएनएल एडजस्टमेंट में क्या होता है? हमने प्रॉफिट निकाल लिया, और बाद में कुछ समय के बाद हमें समझ में आता है। याद करो, मैं रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है बेटा? मैंने आपको रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 3। तो मैंने बोला था कि अगर सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफिकेशन होगा तो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ द पीएनएल एडजस्टमेंट, नॉट पीएनएल। बात वहां की है, काम यहां आ रही है। मैंने बात बोली थी, अगर, अरे पेज पलट लो बेटा यार, याद आ जाएगा। नॉमिनल, मैंने बोला नॉमिनल अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे बेटा, अपन तो थे ही नहीं बेटा, आप कहां पलट रहे हो बेटा? आपने पढ़ा ही नहीं है बेटा रेक्टिफिकेशन मुझसे।
विशाल पढ़ा आपने मुझसे, बहुत ढंग से नहीं पढ़ा था सर, है ना? मैंने याद करो, मैंने बोला था, मैंने रेक्टिफिकेशन पढ़ाया था, मैंने बोला था कि अगर कुछ भी एरर है पास्ट ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट बनने के बाद, अगर आप कोई एरर को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, और वो रिकॉर्डिंग में अगर कोई ट्रांजैक्शन नॉमिनल नेचर से रिलेटेड है, तो उसको नॉमिनल अकाउंट ना लिखते हुए हम P&L एडजस्टमेंट वर्ड लिखवाया मैंने बेटा। P&L वर्ड भी लिखवाया नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन लिखवाया नहीं, उस रेक्टिफाई एंट्री विद द हेल्प ऑफ द क्या बेटा, P&L एडजस्टमेंट। तो बेटा बट ऑब्वियस सी बात, क्लिक होना चाहिए था ना बेटा, P&L एडजस्टमेंट क्या है रिकॉर्डिंग में। तो अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन है, एरर है, उसको सुधारा जाता है, तो उसको जब भी रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके एरर को सुधारने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट को क्या बोलेंगे बेटा, P&L एडजस्टमेंट। कोई भी एरर, कोई भी पास्ट एरर हो, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, वो एरर आप समझ में सुधारनी है, तो इसको इम्पैक्ट कहाँ दिया जाएगा बेटा, P&L एडजस्टमेंट। बता चुका हूँ बेटा इस चीज, ये जवाब आना ही चाहिए था, क्लियर? बाकी जहां तक मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स तो दोनों को सेम ही समझ लेते हैं। Are you getting my points? क्लियर? इस चीज का सभी समझ में अच्छे से आया बेटा। अब वन मोर थिंग, तो P&L एप्रोप्रिएशन में कब आएगा बेटा? सीधी सी बात, अगर बिजनेस के मालिक को कुछ भी दिया जा रहा है, कुछ भी, किसी भी नाम से, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, द अमाउंट विल बी डेबिटेड दिस साइड, क्रेडिट ऑन रिस्पेक्टिव अकाउंट। अरे हाँ है ना? क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आए फटाफट से आप लोग बेटा। अब देखो बेटा, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, बोलो। अब ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो वन मोर थिंग बेटा, सबसे पहले तो क्या ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट कहां जाएगा बेटा, P&L। तो बेटा समझना, हमने यहां लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है बेटा, 71,800। रख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। रिजर्व है तो कहां जाएगा बेटा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। अरे हाँ है ना? क्लियर? नाउ सैलरी खर्चा है या इनकम? खर्चा है, बोलो हाँ है ना? बट समझना बेटा, कितनी सैलरी बेटा, 11,000 रुपीज की सैलरी है। बट क्वेश्चन के अंदर बेटा पॉइंट नंबर 3 एक एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा, वहां दे रखा है 1 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। 1 मंथ सैलरी इज क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या बेटा, एक बात मुझे बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 महीने की सैलरी बाकी है, तो मतलब जो 11,000 की सैलरी थी वो कितने महीने की, 11 महीने की। अब एक बात बोलता हूँ बेटा, जब भी हम P&L बनाते हैं, आपने देखा होगा बचपन में जो बनाया, वहां पे भी लिखते बेटा फॉर द ईयर एंडेड, तो यहां लिखेंगे 31 मार्च 2016। और बेटा यहां जब हम खर्चे रिकॉर्ड करेंगे तो इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो कब की इनकम रिकॉर्ड करेंगे बेटा, 1/4/2015 से लगाकर 31 मार्च 2016 के बीच में। ध्यान समझना बेटा, इस समय में जितने भी एक्सपेंसेस हुए, जितनी भी इनकम हुई, उनको हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चाहे ये इनकम एक्चुअली हमें रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इन इनकम को, मतलब इस समय की इनकम को यहाँ रिकॉर्ड करना है, इस समय के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। चाहे हमें पैसा एक्चुअली रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये कंसेप्ट बोलता है एक्रूवल कंसेप्ट। ये कौन बोलता है बेटा, एक्रूवल कंसेप्ट। तो एक्रूवल कंसेप्ट में ध्यान समझता बेटा, इनकम एक्चुअली रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इनकम को हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा। चाहे एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंसेस पूरे हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे 12 महीने। ये कंसेप्ट कौन बोलता है बेटा, एक्रूवल कंसेप्ट। बट कैश सिस्टम में बेटा, इस पीरियड में जितने एक्सपेंसेस पे किए वो रिकॉर्ड करो, चाहे वो एक्सपेंसेस इस पीरियड से रिलेटेड है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर कैश सिस्टम की हम बात करते हैं तो कैश सिस्टम क्या बोलता है बेटा, इस समय में जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए, अगर इस समय में जितना भी एक्सपेंसेस का आपने पेमेंट किया, बस उन खर्चों को रिकॉर्ड करो। इस समय में कोई भी इनकम आपको एक्चुअली रिसीव हुई वो रिकॉर्ड करो, चाहे वो इनकम इस रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्ड करो। ये बोलता है कौन बेटा, केस सिस्टम। और बोलता है
कैश सिस्टम। इसीलिए बेटा कैश सिस्टम बेटा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है, इसलिए जनरली लोग बेटा कैश सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, हमेशा एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं। हम भी हमेशा कौन सा फॉलो करेंगे? एक्रूअल सिस्टम। और एक्रूअल सिस्टम ये बोलता है कि यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे पूरे 12 मंथ के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, इस समय से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है यहाँ रिकॉर्ड करो, चाहे उनका एक्चुअली पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसमें सबसे पहला आइटम आया बेटा वेजेस। वेजेस ही ना बेटा, सॉरी सैलरी। मुझे बताओ ये सैलरी कितनी दिख रही है बेटा? 11,000। क्लियर बेटा? सैलरी कितनी है बेटा? 11,000। बट क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 पढ़ो बेटा, वो बोलता है 1 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, एक महीने की सैलरी पे करना अभी भी बाकी है। तो मतलब जो हमने सैलरी पे की होगी वो कितनी पे की होगी? सिर्फ अभी तक 11 महीने की ही आपने पे की होगी। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, 11,000 रुपीज जो सैलरी का आपने पेमेंट किया वो कितने महीने के लिए बेटा? 11 महीने के लिए। बट बेटा मुझे बताओ यहाँ पे सैलरी में 11 मंथ की रिकॉर्ड करूं या 12 मंथ की रिकॉर्ड करूं? 12 मंथ के ही हम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे इसका पेमेंट हो या ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों करते हैं समझ में आया लॉजिक? बाकी आपका रटा हुआ था कि बेटा 11,000 रुपए है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगी तो उससे हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऑप्टिंग होगा तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्यों रटना है? रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, तो यहाँ पे 1,000 रुपीज को हम ऐड कर रहे हैं, कितना आएगा बेटा? 12,000 रुपए। क्योंकि ये सैलरी कितने महीने की है बेटा? 11 महीने की। हमें रिकॉर्ड कितने महीने करनी है बेटा? 12 महीने की। क्यों हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है? 12 महीने का। क्वेश्चन ने खुद ने बोला है कि हम 11 महीने का ही पे किया है, तो ऐसा कहाँ बोला है? तो क्वेश्चन ने ये तो बोला है कि 1 महीने का आपने पे नहीं किया, तो मतलब बचे हुए महीने का आपने पे कर दिया होगा। और बचे हुए महीने का पे कितना किया? ये 11,000 बोल रखा है। तो 11,000 सैलरी 11 महीने की है, तो 1 महीने की सैलरी कितनी हुई? 1,000 रुपए। तो बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी हुई बेटा आपके पास? 1 मंथ। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना बेटा, ये आइटम सिंगल इफेक्ट होगा डबल इफेक्ट होगा? सिंगल। पर 1,000 रुपीज का डबल इफेक्ट होगा। डबल इफेक्ट होगा क्योंकि एडजस्टमेंट है, इसको भी रिकॉर्ड करना बाकी है। तो एक इफेक्ट तो यहाँ पे हो चुका, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की बेटा लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमें उसको पैसा पे करना है, ये हमारी क्या बेटा? लायबिलिटी है, इसलिए हमें रिकॉर्ड करना है। बोलो हाँ है ना? क्या समझ में आया बेटा? नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो बेटा ये खर्चा मानेंगे पूरा पूरा इस साल के होगा, लिखेंगे 2 रेंट, रेट्स, टैक्सेस। कितने रुपए से बेटा? 7600। क्या पॉइंट सभी कुछ से क्लियर है? नाउ अगले पॉइंट की बात करता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ मतलब हमने लोन लिया है, इंटरेस्ट मिला तो आपकी इनकम है, तो डेबिट साइड में क्यों लिखा है? समझना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन को पे इंटरेस्ट है। ये लोन कौन सा है? फ्रॉम विश्वनाथ। तो विश्वनाथ से हमने लोन लिया होगा, तो इस पे इंटरेस्ट हम देंगे या लेंगे? देंगे। और सबसे पहली बात दिमाग क्यों लगाने का, डेबिट साइड में लिखा है तो एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखे होते हैं बेटा, इनकम कहाँ लिखे होते हैं बेटा? क्रेडिट साइड में। इस चीज का हमेशा ध्यान रखने का बेटा। क्लियर? तो नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ मतलब हमने विश्वनाथ से जो लोन लिया होगा उस पर हमने इंटरेस्ट दिया। ये खर्चा है या इनकम? खर्चा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए बेटा? 700। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट देना आपकी इनकम है या खर्चा? खर्चा, एक्सपेंसेस। तो ये क्या होगा? डेबिट है। बैलेंस दे रखा है बेटा आपके पास, तो डिस्काउंट अलाउड दे रखा है बेटा। कितने रुपए से? 2400। इन सब के हम सिंगल इफेक्ट सोच रहे हैं बेटा, क्योंकि इनके रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, और क्योंकि इनके दूसरा इफेक्ट जो भी देना होगा वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में जा चुका होगा, हमें देने की आवश्यकता वापस से नहीं है। फिर हम डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे डिस्काउंट आया, ये आपकी इनकम है, ये आपको लिख दिया हमने रिकॉर्ड यहाँ पे 1600। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, तो कैरीज आउटवर्ड क्या है? एक्सपेंसेस है। कैरीज मतलब क्या होता है? भाड़ा।
किसके जाने का, तो किसका बढ़ा, गुड्स गया होगा उसका बढ़ा। तो गुड्स को बेचने का खर्चा है, परचेज का खर्चा है, बेचने का खर्चा है। तो गुड्स आने का खर्चा में रिकॉर्ड करेंगे और गुड्स जाने का खर्चा तो हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैरीज आउटवर्ड। बेटा कैरीज आउटवर्ड को बेटा फ्रेट आउटवर्ड भी कहा जाता है। फ्रेट इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, दोनों चीज क्या बेटा एक ही है। कितना अमाउंट है बेटा, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नाउ अगला पॉइंट क्या है, ध्यान समझना, ये पॉइंट पे स्टार बनाओ। अब बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम प्लीज समझना आंसर 5500। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसमें थोड़ा चेंजेस आके मैं बोलूंगा, ध्यान समझना बेटा। ये बुक किसकी है, चेंज कर दो इसमें। देखना बेटा क्वेश्चन को, ध्यान समझना। पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स ₹4000 पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर LIC। LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC का फुल फॉर्म बेटा है ना। नाउ लाइफ LIC पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड 1 अप्रैल 2016 लिखा हुआ है ना, उसको 1 अप्रैल 2015 लिख लो बेटा। जो 1 अप्रैल 2016 लिखा हुआ है उसको 1 अप्रैल 2000 क्या कर लो बेटा 15 टू 31 मार्च नहीं 30 जून 2016। ये पॉइंट मुझे कौन समझाएगा बेटा, गौरव। पॉइंट नंबर 5 बेटा, मजा नहीं आया। सबसे पहले 5500 का हमने प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन है। इस 5500 में से देखा जाए तो बेटा देखा है तो प्रीमियम आपने पे किया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपका एक्सपेंसेस है बेटा। पर ये एक्सपेंसेस ध्यान रखना, जो भी हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट जो आएगा, खा लो उसको अच्छे से, ध्यान समझना, यहाँ जो भी एक्सपेंसेस आएगा तो बिजनेस का प्रॉफिट आएगा बेटा। तो बेटा यहाँ पे एक्सपेंसेस जो इनकम जो आनी चाहिए वो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड इनकम ही आनी चाहिए, बिजनेस रिलेटेड ही एक्सपेंस यहाँ पे आने चाहिए बेटा आपके लिए बेटा। तो बेटा 5500 रुपीज में जो प्रीमियम का हमने पैसा पे किया, इसमें से 4000 रुपए तो प्रोप्राइटर ने अपनी खुद के लिए लाइफ के लिए पैसा पे किया बेटा। बोलो लाइफ, तो ये खर्चा पर्सनल नेचर का एक्सपेंसेस है बेटा, तो पर्सनल नेचर का एक्सपेंसेस तो यहाँ पे रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे बेटा। तो अब खर्चा कितना है बेटा, 1500 रुपए का खर्चा आपने पे किया, और ये 1500 का जो खर्चा आपने पे किया है ये भी आपने प्रीमियम 1/4/2015 से लगाकर 30 जून 2016 तक के लिए पे किया है। तो बेटा हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो तो अकाउंटिंग तो 31 मार्च 2016 तक की कर रहे हैं बेटा। तो बेटा हमने जो 5500 रुपए का प्रीमियम का जो पैसा पे किया वो यहाँ से यहाँ तक के लिए पे किया, तो 1500 रुपीज हम पे कर रहे हैं 15 मंथ के लिए, तो हमें तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 12 मंथ का खर्चा ही रिकॉर्ड करना होगा बेटा। भाग्यश्री दिख रहा है बेटा? नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा। हाँ तो मुझे बताओ ये 12 मंथ का खर्चा कितना होता है, 1200 रुपीज। तो देखा जाए इसमें से इस जो हमने 1500 का प्रीमियम पे किया, तो मैं कंक्लूजन बोलता हूँ टोटल बेटा आपके लिए, इस 5500 रुपीज में से 4000 बिजनेस का एक्सपेंसेस है ही नहीं, ये हम रिकॉर्ड करना ही नहीं होगा यहाँ पे बेटा। अब बचा 1500 का पूरा खर्चा है, पर 1500 में से सिर्फ हमें तो 12 महीने का खर्चा ही चाहिए, क्यों 1500 जो खर्चा आपने किया वो यहाँ से यहाँ तक के लिए किया, और यहाँ से यहाँ तक कितने महीने बेटा, 15 महीने। हम जो अकाउंटिंग 15 महीने की कर रहे हैं 12 महीने की, 12 महीने, और 12 महीने भी कौन से बेटा, अप्रैल से मार्च। तो हमें सिर्फ अप्रैल से मार्च तक के खर्चे चाहिए बेटा। कितने खर्चे हमारे रिलेटेड नहीं है, 3 मंथ के एक्सपेंसेस हमारे रिलेवेंट नहीं है। अरे हाँ या ना, 3 मंथ के एक्सपेंसेस आपको रिलेवेंट नहीं है। तो बेटा मैं एक बात बोल दूंगा, तो 1500 रुपए डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 3 महीने का खर्चा आपका रिलेवेंट नहीं है।
ये खर्चा इस साल का होगा या नेक्स्ट ईयर का होगा? नेक्स्ट ईयर का। तो इस खर्चे का बेनिफिट हमें इस साल नहीं मिलेगा, तो हमें इस साल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। कितना बेटा? टू इंश्योरेंस। जब मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 1200 ही रिकॉर्ड होना चाहिए। एक तरीका तो ये रिकॉर्ड करने का शॉर्ट एंड स्वीट में बेटा, ध्यान समझना, एक मिनट बेटा। या एक तरीका क्या होता है बेटा रिकॉर्ड करने के बारे में, जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ लिख दिया आपने कितना, सबसे पहले 5500 लिख दिया बेटा, इसमें से आपने 4000 रुपए लेस कर दिया, इसमें से बेटा आपने 300 रुपए लेस कर दिया, तो भी आपका अमाउंट बाहर कितना आ रहा है? 1200 रुपए आ रहा है। अब समझना बेटा, क्या ये 5500 रुपए का सिंगल इफेक्ट जाएगा, डबल इफेक्ट जाएगा? 5500 रुपीज का सिंगल इफेक्ट या डबल इफेक्ट? 5500 का सिर्फ और सिर्फ सिंगल इफेक्ट जाएगा, तो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। बट 4000 का एडजस्टमेंट में गिवन है, डबल इफेक्ट जाएगा, और इस 300 का भी डबल इफेक्ट जाएगा। सर 300 रुपए आप कहां से लेके आए? 4000 तो गिवन था, 300 का फिगर समझ में नहीं आ रहा, गलत है, चीटिंग है। 2 मिनट बाद ठंडे हो जाओ, पहले हम 4000 की बात करते हैं, ये समझ में आ गया? मैं बोलूं तो क्या ये इसका डबल इफेक्ट होगा, सिंगल इफेक्ट होगा? डबल इफेक्ट। तो बट ऑब्वियसली बात, डबल इफेक्ट या सिंगल? 4000 का डबल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट? डबल इफेक्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है, डबल इफेक्ट देना है, रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया। तो मुझे बताओ, बिजनेस के मालिक के लिए आपने 4000 का पेमेंट किया, तो खर्चा बिजनेस का खर्चा है या बिजनेस के मालिक का? बिजनेस के मालिक का। तो देखा जाए तो बोल सकते हैं एक प्रकार से ये ड्राइंग्स है। हमने बिजनेस के मालिक को पैसा ना देते हुए बिजनेस के मालिक के बिहार पे किसी और व्यक्ति को पैसा पे कर दिया, ये अल्टीमेटली क्या बन गया? ड्राइंग्स। तो बेटा एक इफेक्ट क्या होगा, यहां से कम हो गया। अरे दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में कैपिटल में हम क्या करेंगे, लेस या ऐड? लेस। अब बेटा ये तो यहां से भी लेस किया, वहां से भी लेस किया, ये कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। अरे अगर एक जगह लेस होगा दूसरी जगह डेबिट होगा ना, हटाएंगे। लॉजिक दो इसको, यहां से भी लेस, वहां से भी लेस। आप सिर्फ लेस लेस पढ़ के आते हो, समस्या हो गई, अटक गए। बताओ जनरली एक बात बताओ, जब भी आप कोई एडजस्टमेंट करते हो तो अगर यहां से लेस करते हो, कहीं जाके ऐड ही करते हो ना, तो यहां पे भी लेस, वहां पे भी लेस। अब पकड़ में आओ, बताओ। और यहां पे एक्सपेंसेस कम हो रहा है, यहां पे डेबिट हो रहा है, वहां क्रेडिट हो रहा है। यस प्लीज। तो इसलिए कैपिटल में लेस करते हैं, ये तो मुझे भी पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो लेस, तो मतलब एक ही ट्रांजेक्शन दो जगह लेस करना तो गलत नहीं हो रहा है। अगर एक जगह लेस हो रहा है तो कहेंगे डेबिट, एक जगह लेस हो तो कहीं ऐड होगा। अच्छा मैं अगर ड्राइंग्स लिख दूं यहाँ पे, अगर तो फिर यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मैं ड्राइंग्स में यहाँ लिख देता हूं तो क्या मैं वहां पे कैपिटल में कुछ करूंगा नहीं फिर बेटा? तो यहाँ पे भी लेस कर रहा हूं, यहाँ पे भी लेस कर रहा हूं, तो यहाँ कुछ करूं ही नहीं मैं। अरे 1200 आया कैसे? यस गौरव बोलो। ना ना इस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो बेटा, गलत चीज, अलग चीज है बेटा, जवाब अलग चाहिए इसका बेटा। तो बोलो फिर भी बेटा। मैं 4000 की बात कर रहा हूँ, 300 उसको लेस कर दिया, तो वहां पे भी लेस कर दिया। अब समझना बेटा, इसको मैं समझाता हूँ अकाउंटिंग टर्म में। ये लेस सही हो रहा है, पे लेस एक जगह डेबिट में से लेस हो रहा है, समझना मेरी बात, सुनो ध्यान से। ये हम क्रेडिट कर रहे हैं या डेबिट कर रहे हैं? ये 4000 में लेस कर रहा हूं तो क्रेडिट कर रहा हूं या डेबिट कर रहा हूं? क्रेडिट या डेबिट? क्या क्रेडिट है? अरे हाँ है ना। और ये दिस करेक्ट, ये हम क्रेडिट कर रहे हैं बेटा, और कैपिटल में से मैं लेस कर रहा हूं, तो डेबिट कर रहा हूं या क्रेडिट हो रहा है?
और सबसे मजे की बात, ये भी डेबिट साइड में ही हम लेस कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट साइड। बेटा वो क्रेडिट साइड, वो ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझो मेरी बात को बेटा। ये हम यहाँ से लेस करें ना, मतलब इसको हम यहाँ पे क्या करें, क्रेडिट करें या डेबिट करें, क्रेडिट करें। और कैपिटल्स में हम लेस कर रहे हैं, मतलब डेबिट कर रहे हैं। क्यों, कैपिटल का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और इसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस। अब समझ में आई मेरी बात बेटा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और वो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। इसलिए वो सेम अल्टीमेटली लेस फर्क नहीं पड़ रहा है। वो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, वहां पे क्या हो रहा है बेटा, डेबिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर? एनीवे, तो बेटा हमने फोर्थ हाउस का एक इफेक्ट यहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, कैपिटल में से हम लेस कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर? पर कैपिटल कहाँ बनती है बेटा, बैलेंस शीट में। कहाँ पे बेटा, बैलेंस शीट। हम बना ही रहे तो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। ये 300 रुपीज कहाँ जाएगा बेटा, प्रीपेड, क्योंकि ये 300 रुपए में यहाँ पे एक्सपेंसेस है। क्या ये इस पीरियड का है क्या, नहीं। इस एक्सपेंसेस का बेनिफिट इस साल मिलेगा या अगले साल मिलेगा, अगले साल। इसलिए ये बेनिफिट हमें फ्यूचर मिलेगा। ये हमारे लिए एक प्रकार से क्या बन जाएगा, असेट्स। इसको बोल सकते हैं डेफर्ड एक्सपेंसेस भी हम बोल सकते हैं। ये हमारा एक प्रकार से क्या बेटा, असेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर? बेटा ये कौन सी असेट्स है, ये असेट्स टेंजिबल है, इनटेंजिबल है? फिक्टिटियस असेट्स है। सबसे पहले यहाँ टेंजिबल है ना, क्या बेटा आपके पास इनटेंजिबल है। ये एक प्रकार से आपके लिए हम बोल सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलेंगे इसको बेटा। दैट वी कैन समझ के बोल सकते हैं फिक्टिटियस असेट्स बट नॉट द रियल असेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? एनीवे, क्योंकि ये पैसा बेटा ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। अब पूछता हूँ बेटा, ये प्रीपेड इंश्योरेंस कौन से नेचर का अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल? इज द पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हम अगले व्यक्ति को 3 महीने का एक्स्ट्रा पैसा पे कर चुके हैं, उससे हमें फायदा लेना है। तो जिससे हमें फायदा लेना वो व्यक्ति कौन है बेटा, पर्सन ही है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि हमने तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पे किया है, तो भैया कुछ हो भी जाएगा तो पैसा किससे लेंगे हम, इंश्योरेंस कंपनी से। इसलिए ये कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल या इंटेंजिबल असेट्स? तो बच्चों तो इंटेंजिबल टिक कर देगा। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल नेचर का अकाउंट है बेटा। क्या समझ, रियल नेचर का अकाउंट नहीं है। बच्चा क्या समझता है, ऑल द असेट्स आर द रियल अकाउंट। गलत, ऐसा मत बोलना बेटा। क्रेडिटर्स इज नॉट रियल, डेटर्स इज द पर्सनल अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं बेटा, जनरल। ये भी समझ में आया, तो उसका दूसरा फिर कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट के असेट साइड पे जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं बेटा, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस कितने रुपए का है बेटा, 12,200। क्या ये भी आपका एक्सपेंसेस है, बोलो तो कहाँ जाएगा? चलो, अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या एडिशनल? नहीं, तो भैया सिर्फ इसका इफेक्ट दे दो, काम बन जाएगा बेटा आपके लिए। 2 जनरल एक्सपेंसेस कितना हुआ बेटा, अमाउंट कितना है, 12,200। हाँ, नेक्स्ट बात मुझे बताओ, बेड डेब्ट्स लॉस है कितने रुपए का? आर यू गेटिंग माय पर्स? हाँ ठीक है, चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, अभी हम बात करेंगे, चलेगा बेटा। एक बात पूछना चाहता हूँ बेटा, हाँ। अब आपका डाउट है सर बेड डेब्ट्स के तो डबल इफेक्ट जाना चाहिए, जाएगा ही जाएगा बेटा। पत्थर की लकीर है, बांध देना इसको यहीं पे बेटा खींच के। ट्रायल आइटम का हमेशा सिंगल इफेक्ट जाता है। किसने बोला कि इस बेड डेब्ट से डबल इफेक्ट जाएगा? मैंने कब दिया? तो नहीं करूंगा। क्यों करूंगा बेटा, क्यों करूंगा बेटा? ना बेटा, इसका एक इफेक्ट ऑलरेडी डेटर्स में से लेस हो चुका है, हमें वापस लेस करने की आवश्यकता नहीं है
बेटा मैंने यही तो समझाया बेटा, ट्रायल में जितने भी बैलेंस लिखते हैं बेटा, इन सभी का डबल इफेक्ट हो चुका होता है, हम उन सब का अकाउंट का बैलेंस निकाल कर हम लेकर आते हैं। अरे तो इसका ऐसा नहीं करेंगे कि हम डेट डेप्स में वापस लेस करूंगा, आंसर इज नो बेटा। बट अगर यही बेड डेप्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा होता तो हम क्या करते हैं बेटा, लेस कर। समझ में आया कि नहीं? इसका सिंगल इफेक्ट ही होगा, डबल इफेक्ट नहीं होगा। पर ध्यान से आप लोग समझना, अब ध्यान समझना, क्वेश्चन ने बोला रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन रुपीज कितना बेटा, 4300। कितना बेटा, 4300। तो बेटा मुझे बताओ रिजर्व का ऑलरेडी कितना बैलेंस बना हुआ था, पर मेंटेन कितना करना है, 4300। तो बताओ कितने से रिजर्व और बढ़ाना है, तो रिजर्व से बनाने के प्रॉफिट से ही बनेगा आपके पास बेटा। रिजर्व किससे बनेगा, प्रॉफिट से ही बनेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ लिख देंगे बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितने रुपए से बेटा, 1300 रुपीज से हम यहाँ पर लिखेंगे, 1300 रुपीज से लिखेंगे। और जिससे बेटा मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ, जो दिमाग में डाउट चल रहा है आपके, थोड़ा सा वेट करो बेटा, मैं क्लियर कर दूंगा 2 मिनट के बाद बेटा। सॉरी बेटा, नहीं ना यार बेटा, ध्यान समझना बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, 3000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बनाना कितना है, 4300। तो प्रोविजन कितने से बनाओगे, 23 से या 13 से बेटा, 13 से ही बनेगा बेटा। आपका 23 कैसे आया बेटा, ना ना अब समझना बेटा, अब आपके दिमाग में बहुत से भ्रम चल रहे हैं, मैं डाउट को सब क्लियर करता हूं। मैं 2 मिनट बाद खुद मुझे पता है वो डाउट्स आपको रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स से रिगार्डिंग चल रहा है, मैं थोड़ा सा वेट करो बेटा। मैं एक बात बता रहा हूं, डेबिट कुल मिलाकर 3300 हो रहा है, और मैं अभी एक अकाउंट बना रहा हूं आप लोगों की रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है, उससे भी डेबिट कितना आएगा, 3300 ही निकाल के बताऊंगा बेटा अकाउंट से बेटा। लो थोड़ी है कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है, जो आपको पता है वो भी सॉल्व करवा रहा हूं बेटा, पर इसको थोड़ा सा वेट करो। क्या सभी समझ में आया बेटा? 1 मिनट के लिए मान लो बैड डेब्ट्स मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया और मैंने रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स भी मैंने यहाँ पे बनाया, कितने रुपए से बेटा, 1300 रुपए से। मैंने अभी तक आपको ये नहीं सिखाया कैसे बनता है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, जो नॉर्मल तरीका उसको फॉलो करो। सीधी सी बात, क्वेश्चन ने कितना बोला है बेटा कि 4300 का मेंटेन करना है, आप ऑलरेडी कितना बना चुके हो, ऑलरेडी कितना बना चुके हो, 3000, कितना और बनाना है, तो प्रोविजन और बनाओगे, तो प्रोविजन बनाने से प्रॉफिट कम होगा ना, तो प्रोविजन हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कम। ये बहुत सिंपल तरीका है। अब मैं आता हूं जो तरीका आपको ऑलरेडी पता है कॉम्प्लिकेटेड, उस तरीके पे मैं आता हूं, ध्यान से समझना। आप लोगों का सोचना था कि सर ये आपने जो कुछ किया गलत किया, इस बैड डेब्ट्स को आपको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था, इस बैड डेब्ट्स को रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। मैं कहाँ करता, कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो, अब ध्यान समझना। बट अगर बेटा मैं, ध्यान से समझना बेटा, जो चीज आपको ऑलरेडी पता है इस चीज के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर आपके बोलने पे, ध्यान से समझना, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाता, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स बोलूं या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बोलूं, दोनों चीजें एक ही हैं। इसका ऑलरेडी बैलेंस रखा हुआ है, कितने रुपए का बेटा, 3000 रुपीज का। अरे हाँ है ना। अब वो बैड डेब्ट्स है, तो फिर बैड डेब्ट्स को मैं यहां 1 मिनट के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं, उस बैड डेब्ट्स को डेबिट करना है। बैड डेब्ट्स क्या करना बेटा, डेबिट करना है। डेबिट मैंने यहां कर दिया टू बैड डेब्ट्स, कितने रुपए से बेटा, कितना था बैड डेब्ट्स, 2000 रुपीज से बेटा। क्या ये चाह रहे थे आप करना बेटा, मैंने वही किया। क्या किसी का मन में ये तो नहीं है यहाँ पे भी लिखो यहाँ पे भी लिखो, ऐसा मन में किसी का आ रहा है क्या बेटा? ट्रायल बैलेंस का आइटम है, सिंगल इफेक्ट ही आएगा, बात खत्म। 2 बैलेंस सीडी कितना आएगा बेटा, 4300। क्या क्वेश्चन बोला मेंटेन रखना है तो बैलेंस इतना आना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो मेरी लाज रख ले बेटा वो, और 2300 यहाँ पे आ जाए, 3300 आ गए। ओ भगवान ने मेरी लाज रख ली बेटा। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा आपके पास बेटा, P&L। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3300 रुपीज। क्या फर्क पड़ा मुझे बताओ, अरे क्या फर्क पड़ा मुझे बताओ, वही तो चीज है, बस तरीका थोड़ा सा अलग। गलत लिखा क्या मैंने, या कुछ आपने और कुछ पढ़ के आए हो क्या मुझे बताओ? आप यही तो करते थे ना। अरे बैड डेब्ट्स हुआ तो बैड डेब्ट्स विल बी ट्रांसफर टू क्या आपके पास, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ट्रांसफर। यस, मैंने इस बैड डेब्ट्स को यही ट्रांसफर किया आपके बोलने पे ही। अरे हाँ है ना, ये किया।
क्या ये तो क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है या नहीं करना है? मेंटेन करना है। तो इतना आपके पास ओपनिंग है। अब सुनो ध्यान से, 3000 में से 2000 चला गया, बचा कितना? 1000। आपको मेंटेन कितना करना है? 4300। तो 3300 से और बनेगा, तो 3300 से और बन गया। और मैंने ऐसे ना करते हुए बेटा मैंने 2000 रुपए मैंने यहाँ बेड डेप्स लिख दिया बेटा, और 4300 का मेंटेन करना है बेटा। तो 3000 ऑलरेडी रखा हुआ था, कितना और बनाऊं? 1300 रुपए। तो मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया। तो यहाँ कितना है बेटा आपके पास? ये बेड डेप्स। तो ये मुझे बताओ, तरीका तो वही है, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो ये मत समझो कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं। वो तरीका, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही। जो आपको ज्यादा फेवरेबल लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हो, पर अल्टीमेटली डेबिट इतने से होना चाहिए बेटा, 3300 से ही डेबिट होना चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। बेटा बेड डेप्स हो गया। पॉइंट नंबर 2, डेप्रिशिएट फिक्स असेट्स ₹12,000। डेप्रिशिएशन आपका खर्चा है या इनकम? खर्चा। इसके कितने इफेक्ट होंगे? सिंगल इफेक्ट, डबल इफेक्ट? डबल इफेक्ट। एक इफेक्ट तो यहाँ जाएगा, दूसरा फिर असेट्स अकाउंट में से क्या होगा बेटा? लेस होगा। तो अभी तो हम सिंगल इफेक्ट देंगे बेटा। यहाँ पे क्या है? 2 बेड डेप्स, ओ सॉरी 2 क्या बेटा? डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट आया बेटा? 12,000। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5 आ गया। अब बन गया आपका प्रॉफिट। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 42,000। दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट को हमने डेबिट किया है, क्रेडिट किया? यस। गलत है? टेंशन में दिख रही है, समझ? ये पॉइंट हजम नहीं हो रहा है कि अभी भी? कितना? एग्जैक्ट 18,000। दैट विल बी नेट प्रॉफिट। अब एक बात समझना, इस प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट का अधिकार किसका होगा बेटा? अब एक बात समझना बेटा, ये जो कुछ भी किया, अगर सिर्फ गुड्स बेचते और कुछ गुड्स से प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा? 71,000। बिजनेस की एक्टिविटी प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 18,000। ये समझ में आया कि हमारे पास बिजनेस में चलाने के और भी बहुत से खर्चे होते हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट हमारे हाथ में कितना है बेटा? 18,000 ही हमारे हाथ में है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? बोलो। अरे हाँ है ना? नहीं? ब्रेक दूं? थक गए हो? छुट्टी मत मांग। नहीं यार, सिर्फ 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवा दूं, फिर छुट्टी कर दूं? नहीं यार कल नहीं, ब्रेक ले लो 5 मिनट का बेटा, ठीक है? और उसके बाद ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा हार्डली पढ़ाऊंगा बेटा। नहीं सर कुछ नहीं होता है बेटा, मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ आपको। नहीं चाहिए ब्रेक? पढ़ा दो आधा घंटा एक बेटा। किनको ब्रेक चाहिए हाथ खड़ा करो। ज्यादा चाहिए ब्रेक तो छोड़ो बेटा, हार्डली 20 मिनट में खत्म हो जाएगा बिना ब्रेक के बेटा, मेरी बात समझो बेटा। इसलिए हाँ, थर्ड बहुत छोटा क्वेश्चन, 5 मिनट में खत्म होने वाला बेटा। अब सुनो मेरी बात बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों से P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में बात की थी। किसकी बात की बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आता है बेटा मुझे बताओ? मतलब जो भी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है बेटा? ऑनर्स रिलेटेड। मतलब प्रॉफिट में से जितना प्रॉफिट किसको दिया हमने बेटा? हर ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। इस प्रॉफिट में से जितना प्रॉफिट किसको दे रहे हैं बेटा हम? बेटा ऑनर को। बात करो, उस ट्रांजैक्शन को हम यहां लिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया यहां पे बेटा आपके पास, ध्यान समझता बेटा। ये नेट प्रॉफिट कितने रुपए बेटा? 18,000। अब समझता बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक प्रकार से नॉमिनल नेचर का अकाउंट बोलेंगे बेटा इसको। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक प्रकार से आपके क्या एक्सपेंसेस के लिए आपने बनाया है, लॉसेस के लिए आपने बनाया है। क्लियर? ध्यान समझना बेटा इस बात को। द फॉलोइंग इज सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ श्री गावस्कर इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान में रखते हुए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। बताओ तो इन सब के सिंगल इफेक्ट होंगे या डबल इफेक्ट होंगे?
डबल इफेक्ट। अब मुझे बताओ सैलरी ड्यू टू गावस्कर, तो बेटा हम गावस्कर कौन है? बिजनेस का मालिक है कोई और व्यक्ति है? अरे बिजनेस का मालिक है बेटा, तो बिजनेस का मालिक है तो उसको जो सैलरी देंगे वो कहाँ जाएगी? P&L एप्लीकेशन। अगर ये बाहर का व्यक्ति होता तो सैलरी देते तो कहाँ जाता? P&L में जाता। गावस्कर बिजनेस का मालिक है तो यहाँ इसको जो कुछ दे रहे हैं ये क्या बन जाएगा? सैलरी टू गावस्कर। कितना बेटा? 6000। इसका दूसरा फिट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे या कैपिटल में लिखेंगे? इसको कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाएगा। इसको आप आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं दिखा सकते क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटसाइडर की लायबिलिटी होती है और ये सैलरी किसको देनी है बेटा? बिजनेस के मालिक को। इनसाइड लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी? इनसाइड लायबिलिटी। इनसाइड लायबिलिटी क्या होती है बेटा? कैपिटल का पार्ट होता है। तो ये जो होगा सैलरी को हम ऐड कहाँ पे करेंगे बेटा? कैपिटल में इसका इंपैक्ट जाएगा। बोलो हाँ है ना? बहुत बढ़िया। तो यस प्लीज बेटा, P&L एप्लीकेशन हमेशा अलग बनता है P&L से। जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि P&L बन गया। P&L एप्लीकेशन तब बनेगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बिजनेस के मालिक को कुछ दिया होगा। अगर यहाँ पे ये पॉइंट जो है नहीं होते तो हम ये नहीं बनाते, डायरेक्ट बनती बैलेंस शीट। P&L एप्लीकेशन तब बनता है जब बिजनेस के मालिक को कुछ प्रॉफिट में से कुछ दे रहा है, तभी यहाँ पे आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी प्रोवाइडेड। कितना बेटा? 8100। तो बताओ कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस के लिए खर्चा और बिजनेस के मालिक के लिए क्या बेटा? ये इनकम। बड़ा हम बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा? बेटा 81 अपने आप में इंटरेस्ट का ही अमाउंट है बेटा, क्यों? प्रोवाइड लिखा है ना बेटा। अरे हाँ या ना? क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अरे हाँ या ना? अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लीज। बेटा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बिजनेस लेगा या बिजनेस देगा? तो बिजनेस के लिए क्या है? कितना बेटा? अब एक बात बताओ, क्या ये सबके अभी तक सिंगल इफेक्ट हुए? क्या डबल इफेक्ट देना बाकी है या दिए जा चुके हैं? बाकी है। तो इसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे या लेस करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। मतलब कैपिटल का बैलेंस कौन सा? डेबिट होता है क्रेडिट होता है? ये यहाँ पे डेबिट हुआ है तो वहां पे हम क्या करेंगे? ऐड करें। मतलब क्या करें? ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करें? डेबिट कर रहे हैं तो कैपिटल लेके क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्रेडिट करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मुझे बताओ ये यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो वहां जाके क्या होगा? डेबिट। मतलब क्या करेंगे बेटा? लेस। मैंने एक बात बोली थी बेटा, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट डेबिट, ये वही जो चल रहा है बेटा। अरे हाँ है ना? क्लियर? दैट्स इट। अब मुझे बताओ ये कितना प्रॉफिट आ रहा है? इसका इफेक्ट कहां जाएगा? अब कैपिटल में ये ऐड नहीं होगा, कैपिटल में ये ऐड होगा। देखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? नाउ द लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड है बेटा, ये असेट से और ये अमाउंट है बेटा। बेटा इस साइड को डेबिट क्रेडिट नहीं बोलते बेटा, लायबिलिटी साइड बोलते हैं और असेट साइड बोलते हैं। इसको लायबिलिटी साइड क्यों बोलते हैं? लॉजिक है किसी के पास? क्या लायबिलिटी साइड, इसको लायबिलिटी साइड क्यों बोलते हैं? किसी के पास लॉजिक है?
इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। समझ सोचना मत कि नहीं ऐसा ऐसा है, थोड़ा इसको लाइबिलिटी साइड बोलते हैं बट कोई लॉजिक नहीं है, इसको असेट साइड बोलते हैं कोई लॉजिक नहीं। क्लियर नाउ। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को ध्यान में रखते हुए और ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनसे बनाओ बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपके लिए असेट्स है या लाइबिलिटी? असेट्स। तो असेट्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। तो लिख दिया कैश इन हैंड कितना है? 1400। फिर क्या रखा बेटा? कैश एट बैंक कितना बेटा? 2600। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? ये भी आपके असेट्स है। नेक्स्ट बेटा डेटर्स, आपके असेट्स है लायबिलिटी? डेटर्स आपकी क्या है बेटा? असेट्स। तो एक बात बोलता हूं बेटा, जब आपको ये समझ में नहीं है वो असेट्स से लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस कौन सा देख लो बेटा। असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कितना आ रहा है डेटर्स बेटा? 86,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब सुनो बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना दिख रहा है बेटा? कहाँ है? अरे नहीं अभी तो ठीक है। फिक्स असेट्स पे आओ बेटा। फिक्स असेट्स कितने रुपए का है? 1,20,000। कोई बात मेरे को नहीं करना, मेरी मर्जी। क्या आपको पता है कितना है? कहाँ ढूंढोगे? जब आएगा तब सोचेंगे बीच में। हाँ नेक्स्ट बोलो। जो मन लगेगा नहीं कर देता हूँ, लिख देता हूँ 1,20,000। कहाँ याद? अभी कहाँ है? तो अब कहाँ अकाउंट कहाँ ढूंढेंगे बेटा? जब आएगा तब इधर लिख देंगे बेटा, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, लिख दिया मैंने इधर है। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? ये भी लिख देता हूँ बेटा, तो इसके लिए बोलोगे। हाँ नेक्स्ट डेटर्स के बाद फिक्स असेट्स के बाद क्रेडिटर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या सभी को समझ में आया बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर? अब सुनो ध्यान से बेटा। ये सब होने के बाद अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। तो दे रखिए क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्या यहां से जो प्रॉफिट आएगा ये भी ट्रांसफर कहां पे होगा? कैपिटल में होगा। अरे हाँ है ना। एड नेट प्रॉफिट नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना बेटा आपके पास? 6,000। ऐड करूं या लेस? ऐड। डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? क्रेडिट हुआ। वेरी गुड, क्योंकि ये देखो ना, ये यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। अब समझना बेटा ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 एडिशनल इन्फॉर्मेशन का क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट होंगे, और डबल इफेक्ट में जो इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा उसका इफेक्ट सोच लेंगे बेटा। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कौन कौन सा? एक इफेक्ट कहाँ गया? यहाँ। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो लिख दिया हमने यहाँ पे स्टॉक कितने रुपए? हाँ 44,000। डबल। अब बताओ स्टॉक का डबल इफेक्ट हो गया बेटा? ठीक। पॉइंट नंबर 2 डेप्रिसिएशन 12,000। इसका अभी तक कितना इफेक्ट दिया? एक इफेक्ट दिया, दो इफेक्ट दिए? एक दिया। एक कहां पे दिया था बेटा हमने? पीएनएल में। एक ये यहाँ पे डेबिट हुआ है तो कहेंगे क्रेडिट तो होना चाहिए, तो क्रेडिट कहां पे होगा? कितने रुपए बेटा? 12,000। सर क्रेडिट कहां हो रहा है बेटा? बेटा असेट्स में से लेस कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम? क्रेडिट कर रहे हैं। कितना है? 1,08,000। सभी को समझ में आया बेटा? अंजलि क्या हो गया? बोलो फटाफट से बोलो, ये बोलो ना, ध्यान समझना। पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए की बेटा? 1,000 रुपीज की। तो ये सैलरी को हमने यहां पे क्या किया? ऐड डेबिट किया, क्रेडिट किया? डेबिट किया। तो क्रेडिट तो होना चाहिए,
तो लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना बेटा? क्लियर? नेक्स्ट, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितना मेंटेन किया? 4300। अरे हाँ है ना। तो बेटा एक तरीका तो ये सुनो बेटा, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स को 86 पर इधर लिख दो और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या 4300 को यहां से लेस कर दो, जो आपका मर्जी पड़े वो लिखो। सर क्या उस 3000 का कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्या? नहीं होगा बेटा, ये देना चाहो तो सर आपने उस रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स का इफेक्ट तो कहीं दिया ही नहीं। कहा हाँ यार ये बात तो सही बोली, तो ठीक है बेटा ये 3000 रुपीज का बैड डेब्ट्स हमने यहाँ लिख दिया, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स को भी लिख रहा हूँ बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना था बेटा आपके पास? 3000, 1300 हमने और बनाया, कितना आया? 4300। अगर मैं 4300 लिख रहा हूँ तो इसमें 3000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। अरे मैं 4300 लिख रहा हूँ तो इसमें 3000 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, इसलिए हमने यहाँ पे बात कर ली। एक तरीका तो ये, इसको यहाँ लिख दो। एक तरीका ये 8600 जो है 86,000 है, इसमें से आप क्या कर दो बेटा? लेस कर दो। दोनों ही तरीके आपके लिए सही माने जाएंगे। कितना आ रहा है? हाँ दोनों तरीके सही है, गलत नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखें बेटा। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूं, पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो 4000 का प्रीमियम का इफेक्ट हो चुका। एक हुआ या दो हुआ? एक क्या हुआ? ये यहाँ पे हमने डेबिट किया या क्रेडिट किया? ये हमने डेबिट किया या क्रेडिट किया? ये हमने क्रेडिट किया, तो कहेंगे डेबिट करना होगा। डेबिट कहाँ पे होगा? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल का ऑलरेडी बैलेंस कौन सा आ रहा है? क्रेडिट। तो उसमें डेबिट करना है, मतलब हमें क्या करना है? लेस करना है, इसलिए 4000 यहाँ से लेस होता है। अब आया लॉजिकल समझ में मेरी बात बेटा? ये आपका क्या होगा? इंश्योरेंस का ड्रॉइंग्स बेटा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो अगला पॉइंट बड़े ध्यान से आप लोग समझना। पॉइंट नंबर, हाँ ये 4000 का हो गया, फिर 300 रुपए का, इसका भी इफेक्ट देना है बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने रुपए से बेटा? 300 रुपीज। ये पॉइंट समझ में आया बेटा आपको? अरे हाँ है ना, क्लियर। पॉइंट नंबर 5, 6 का इफेक्ट कहां जाएगा? 6 का इफेक्ट, एक इफेक्ट ये रहा, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कैपिटल में ऐड होगा। अरे हाँ है ना, इसका दूसरा इफेक्ट यहां जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट यहां जाएगा, पर ये यहां पे क्या होगा बेटा? लेस हो जाएगा। इसका इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका। बोलो हाँ है ना। तो पॉइंट नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 तो है ही नहीं। अब बताओ बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही। इन सब का सम करो, कितना आ रहा है बेटा? देखो 1,62,000 माइनस 12,000 माइनस 12,000 प्लस 6,000 माइनस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 8,100 माइनस 2,100, 2 लाख 1,60,000 एग्जैक्ट। इन सब का सम करो, 2 लाख, इन सब का भी सम करो, बैलेंस शीट डेली 2,38,000। क्या समझ में आया बेटा? बट एक बात बोलता हूं बेटा, अगर रिजर्व का इफेक्ट इधर दोगे, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट अलग दोगे, तो बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा चेंज आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 को कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी योर होमवर्क। सिर्फ ट्राई करके आना, फिर हम कल चर्चा करेंगे सर आपस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड